हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पॉलिटी के कर रहे हैं टॉपिक वाइज, उनको आगे बढ़ाते हुए हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पटवारी या लेखपाल जिसको कहा जाता है, ये चीज याद रखना है आप लोगों ने, पटवारी को ही लेखपाल भी कहा जाता है। तो लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। आपको इस पर विचार करना है और उत्तर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पटवारी, और इसी को लेखपाल भी कहा जाता है। तो पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। पटवारी जो है वो क्या करता है, एक गांव अथवा गांवों के समूह के भूमि का अद्यतन का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर में पटवारी होता क्या है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। उसको अलग अलग क्षेत्रों में क्या नाम से जाना जाता है, वो सारी जानकारी भी हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। ओके, चलिए तो एक एक करके हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसको पूरा का पूरा मैं पहले समझा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पटवारी की, तो पटवारी का मेन काम क्या है। पटवारी का काम है लैंड को मेजर करना, ठीक है, भूमि की गणना करना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ओके, तो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि को नापना कि किसकी कितनी भूमि है, किसके पास में कितनी है। तो ये पटवारी का काम है, भूमि की माप और भू अभिलेखों की रख रखाव करना, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पटवारी जो है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कई सारे इलाकों में उसको लेखपाल कहते हैं, ठीक है। कनुंगो भी इसको कहा जाता है साउथ के कई सारे स्टेट्स के अंदर में, ठीक है। कर्मचारी कहते हैं, गांव के अधिकारी या विलेज ऑफिसर इसको बोला जाता है। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो लेखपाल, पटवारी, कनिंगो, ग्राम अधिकारी, तलाठी, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, ओके, पटवारी को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पटवारी है इसकी देखरेख कौन करता है या इसका बॉस कौन होता है, तहसीलदार होता है। आपको पता है कि एक तहसील होती है, ठीक है, एक जिला है, जिले के अंदर में कई सारी तहसील होती है, हर तहसील के अंदर में एक तहसीलदार होता है। ओके, तो वो तहसीलदार इन जो पटवारी है, ठीक है, या कनुंगो है या लेखपाल है, इनकी देखरेख करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, एक शब्द होता है खसरा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। खेतवार अभिलेख, खसरा किसको बोलते हैं, यहां पर में याद रखना है आप लोगों ने, खसरा। ओके, खसरा मतलब कि किसी एक गांव में खेत, ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, पूरा खेत का जो अभिलेख होता है, खेत का जो डेटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, खसरा कहा जाता है। प्लॉट वाइज रिकॉर्ड जिसको आप लोग बोल सकते हो, प्लॉट वाइज रिकॉर्ड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे खेत वार अभिलेख, खेतवार अभिलेख। मतलब कि हर एक खेत का या हर एक प्लॉट जो है वो किसके नाम पे है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इलाकों के अंदर में खसरा निकाला जाता है कि भाई ये खसरा नंबर क्या है इसका, ठीक है। फिर उसमें देखते हैं कि उस खसरे में ये वाला भूमि का टुकड़ा किसके नाम के ऊपर में है। ये आप लोगों के 6th स्टैंडर्ड के ग्रामीण प्रशासन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर में दिया हुआ भी है। तो इसी वजह से आप लोगों ने याद रख लेना है फ्रेंड्स। ओके, एग्जाम के अंदर में आगे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो खसरा क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक एक जो एरिया है, ठीक है, प्लॉट का, वो पर्टिकुलर एरिया किसके नाम पे है, वो जानकारी भी ये पटवारी रखता है, ठीक है। नाउ ये जो है आप लोगों का क्या होता है, पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड मेंटेनिंग एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेजेस, कलेक्शन ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू, ठीक है। वो क्या करता है, एक गांव के एक समूह के लिए जिम्मेदार होता है। गांव मतलब एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा, ठीक है, ऐसे गांव का समूह बना दिया जाता है। उन गांव के समूह के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है, गांव के समूह के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और उनका क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड को बनाए रखता है, अपडेट करता है। उस गांव में या उन गांव के समूह के अंदर में कितनी जो है फसल उगी है, उसका भी रिकॉर्ड ये क्या करता है फ्रेंड्स, सरकार तक पहुंचाता है। तो पटवारी किसानों के जमीन का लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था करता है, साथ ही साथ वहां पर में उगाई जाने वाली जो फसल है उसकी भी जानकारी सरकार तक पहुंचाता है। तो सरकार तक सूचना कौन पहुंचाता है कि कितनी जमीन कितना जो है यहाँ पर में उगा है और कितना नहीं उगा है, ये सारी की सारी जानकारी सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पटवारी की होती है, ठीक है। नाउ
अब यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं आप लोगों को पहला वाला जो क्वेश्चन है वापस से दिखाता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग देखिए जल्दी से। पहले बताइए, पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? चलिए, तो यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स कि पटवारी जो है या लेखपाल जो है, उनके कार्यों की देखभाल कौन करता है? तो वो तहसीलदार करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि तहसीलदार एक होता है, तहसीलदार वो सुपरवाइज करता है पटवारियों को। जितने भी पटवारी होते हैं उसके क्षेत्र के अंदर में, उनके उनको देखभाल करता है या उनके उनके काम को पूरा उसका रिकॉर्ड रखता है। नाउ अब मैं यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को वापस से दिखाता हूं आप लोगों को। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फास्ट। इसको पढ़िए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों को छोटे मोटे लुल्लू पुच्चू टाइप के ही क्वेश्चन करने हैं या इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करने हैं जो एग्जाम के अंदर में आते हैं? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस ऐसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, पूरी स्लाइड भर गई है यहाँ पर में, और ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो जल्दी से जितने बच्चे भी है यहाँ पर में, अपना अपना आप लगाइए तो सही आंसर। एग्जाम में भी आप लोगों को एटलीस्ट आंसर क्वेश्चन तो सारे ही आप लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पटवारी जो है वो क्या करता है, गांव के जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, एक गांव का या गांव के समूह का, ठीक है, वो क्या करता है, अध्ययन करता है। भूमि का लेखा जोखा, भूमि किसके पास में कितनी है उसका लेखा जोखा रखता है। ठीक है, कभी भी आप जाओगे पटवारी के पास में तो आपको वो सारी की सारी जानकारी जो है, कितनी भी पुरानी हो, वो पटवारियों के पास में रखी हुई होती है। ठीक है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लोगे? हाथ ऊपर करके बता दो। अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ जाए तो सॉल्व कर लोगे आप लोग? ठीक है, चलिए। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। पटवारियों के कार्यों की देखभाल कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में फिर से पूछा जा सकता है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आप लोगों को तहसीलदार के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि तहसीलदार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पटवारियों के काम की देखभाल कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। ठीक है, यह पक्का करता है कि रिकॉर्ड ठीक से रखा गया है कि नहीं, पटवारी अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये भाई साहब की होती है, तहसीलदार की होती है। तो लिखो सभी लोग, पटवारी के काम की देखभाल करने की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। लिखो, पटवारी के काम की देखभाल करने की जिम्मेदारी तहसीलदार की है। ठीक है, यह सुनिश्चित करने की कि किसान आसानी से अपने रिकॉर्ड की कॉपी ले सके जब भी उनको चाहिए। किसान अगर आए और उनको चाहिए कि उनको जो है कॉपी उनको चाहिए उनके उनके खेत की, कि उनका खेत कितना है उनके पास में है। छात्र को, मान लो आप लोग हैं, ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, तो भी आप क्या करते हो, अपने तहसीलदार के पास में जाते हो। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े झगड़ों की सुनवाई भी होती है। अगर मान लीजिए कि कोई दो भाई लड़ रहे, रामलाल श्यामलाल, ठीक है, या आजू बाजू वाले खेत वालों की लड़ाई है, तो उस क्षेत्र से उससे जुड़ी हुई झगड़ों की सुनवाई भी यहाँ पर में होती है। अब यहाँ पर में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में फ्रेंड्स ऑलरेडी आया था कि जो है खेत से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई कहां पर में होती है, हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। एक यहाँ पर में हम लोग जो है फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन जो है जनरेट करवाते हैं हमारे एआई से। ओके, आप लोग रेडी हो? चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? जब तक ये बना रहे तब तक बता दीजिए आप लोग। अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो एआई से हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जनरेट करवाते हैं यहाँ पर में। ठीक है, और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही हर एक अपडेट जो है टाइमली मिलती रहे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं तैयार हो गया है। अगर आप लोग रेडी हो चैलेंज के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो आज अभी मैंने आपको पढ़ाया है एक बार फिर से पढ़ लो, और उसके ऊपर में क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करो। पटवारी के काम की देखभाल कौन करता है? लिखते जाओ जल्दी से, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन सही हो जाए। तहसीलदार, ये कौन सुनिश्चित करता है कि जमीन का लगान जो है सही से वसूला जाए, रिकॉर्ड सही से रखा जाए? तहसीलदार। ठीक है, कौन सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की कॉपी, जो भी उसके खेत के रिकॉर्ड की कॉपी है, वो आसानी से मिल जाए जब भी उसको चाहिए हो? तहसीलदार ये सुनिश्चित करता है कि किसान को उसकी कॉपी मिल जाए। ठीक है, स्टूडेंट को उनके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो टाइम पे मिल जाए, ये भी तहसीलदार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तहसीलदार के दफ्तर के अंदर में जमीन से रिलेटेड या लैंड डिस्प्यूट जो है उनकी सुनवाई भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चन, पटवारियों के काम की देखरेख कौन करता है और भूमि विवादों की सुनवाई कहाँ की जाती है? देखिए, तो पटवारियों के काम की देखभाल कौन करता है और भूमि विवादों की सुनवाई कहाँ की जाती है? तहसीलदार के ऑफिस में की जाती है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों का। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कार्य तहसीलदार के कर्तव्यों के अंतर्गत
नहीं आता है। कौन सा काम जो तहसीलदार नहीं करता, ठीक है, पटवारियों के काम की देखरेख भाई ये करता है तहसीलदार, ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि भूमि रिकॉर्ड ठीक से रखा जाए, एंश्योर करना कि लैंड रिकॉर्ड सही से रखा जाए। देखो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, एग्जामिनर भी ऐसे ही बनाता है क्वेश्चन, ठीक है। गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का नेतृत्व करना। देखो गांव के अंदर में पुलिस बल का नेतृत्व करना ये तहसीलदार का काम नहीं है, ठीक है, तो ये तहसीलदार का काम नहीं है। छात्रों के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना ये तहसीलदार का काम है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाना ये पुलिस का काम है, ठीक है। उस इलाके के अंदर में जो भी पुलिस ऑफिसर है उसका काम है, तहसीलदार का काम नहीं है ये, ठीक है, कानून व्यवस्था बना के रखने का। ओके, तो गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का नेतृत्व करना ये तहसीलदार का काम नहीं होता है। तो आंसर समझ में आया आपको? देखो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच निशा जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। नाउ अब देखिए एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। थैंक्स टू टीचिंग परीक्षा एआई, तहसीलदार के कार्य की प्रशासनिक भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं, यहां पर में कौन सा कथन सही है? तहसीलदार सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनके भूमि रिकॉर्ड की प्रति या कॉपी आसानी से मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, ये करता है ना। आप मेरे बताने के पहले आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए स्पीड में कमेंट के अंदर में। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 500 प्लस लाइक्स आपने कर दिया है, 1500 प्लस लाइक्स और 1500 लाइव का टारगेट है हमारा, ठीक है। यह सुनिश्चित करते हैं कि भूमि राजस्व लगान एकत्रित किया जाए। बिल्कुल सही बात है, सही से एकत्रित किया जाए। वे छात्रों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तहसीलदार के कार्य के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? तो तीनों के तीनों सही है। एंश्योर फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स, they make sure that land revenue is collected properly, they facilitate students in obtaining caste certificates, ठीक है। तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी यहां पर में सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर में नगर पालिका चुनाव के उद्देश्य से बनाए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्या कहलाते हैं? ध्यान से समझना आप लोग। नगर पालिका के चुनाव करवाने आपने। अब नगर पालिका के चुनाव मतलब कहां पर में होंगे? गांव में या शहर में? म्युनिसिपल इलेक्शन कहां होते हैं? गांव या शहर? एक एक करके आप कंट्रीब्यूट करते जाइए सभी के सभी बच्चे, सभी बच्चे। और आपको कंट्रीब्यूट यहां पर मैं करना, जो सवाल पूछ रहा हूं उसके आंसर ऐसे समझिए कि आप पर्सनलाइज आप ही को पढ़ा रहा हूं मैं, अपने आप को रखिए यहां पर में और अपने आप को ऐसा समझिए मैं आप ही को पढ़ा रहा हूं, अकेले बच्चा बस आपको, और उस तरीके से आंसर करना है आपने। देखिएगा कि कैसे आपके 60 में से 60 नहीं आते फिर, ठीक है। चौथा लेक्चर है ये सिविक्स का, आपको पढ़ा रहा हूं जो, ऑब्वियस सी बात है, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं, तो तैयारी आप लोगों की 60 में से 60 की करवानी, इसीलिए करवा रहे, ठीक है। तो ये शहरी क्षेत्रों के अंदर में होता है, शहरी क्षेत्रों के अंदर में, ओके। और वहां पर में जो एक शहर होता है उसको छोटे छोटे जो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है ना, उसको बोला जाता है वार्ड। ये वार्ड नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे जो है ना, अलग अलग वार्ड उसको बोला जाता है, ठीक है, वार्ड। ये याद रखना था आप लोगों ने। तो वार्ड मेंबर या वार्ड पार्षद जो है वहां पर में बनते हैं, वार्ड पार्षद, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नगर पालिका के अंदर में वार्ड होते हैं। आप लोग अगर कोई शहरी इलाके से हो और उसने वार्ड के इलेक्शन के अंदर में वोट डाला हो तो एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए। कोई ना कोई वार्ड जो आपके नगर पालिका अगर शहरी क्षेत्रों से हो या अर्ध शहरी क्षेत्रों से हो, तो वार्ड वाले इलेक्शन भी होते हैं ना आपके नगर पालिका के चुनाव होते जो उसके अंदर में, तो वार्ड वाला जो चुनाव है, ठीक है, उसमें आप पार्षद का चुनाव करते हो नगर पालिका वगैरह क्षेत्र में। जैसे ये आप एक म्युनिसिपैलिटी का हमने एग्जांपल लिया था, ये मान लीजिए ये वार्ड नंबर 4 है, यहाँ से एक पार्षद चुना जाएगा, वार्ड काउंसलर पार्षद हर एक वार्ड से, ठीक है, 5 साल के लिए। फिर ये आसपास के पार्षदों की कमेटी बनेगी, ये डिसीजन मेकिंग का काम करती है, डिसीजन मेकिंग और बजट वगैरह का बनाने का काम। इसको लागू करने का काम किसका होता है? एक आयुक्त का होता है, कमिश्नर का, म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको बोलते हैं, अपने स्टाफ की मदद से इन डिसीजन को लागू करता है वो, ठीक है। चलिए नगर निगम के निर्वाचित सदस्य क्या कहलाते हैं? अब बताइए जल्दी से, अभी जस्ट आपको बताया मैंने कि नगर निगम के अंदर में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं। शहरी क्षेत्रों के अंदर में जो हर एक वार्ड से एक व्यक्ति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है वो क्या कहलाता है? सीनेटर, प्रतिनिधि, कार्यपालिका, पार्षद, क्या कहलाता है? स्पीड में आंसर करिए, ठीक है। ऐसा करिए जैसे कि आप एग्जाम के अंदर में आंसर कर रहे हो। तो काउंसलर कहलाता है या पार्षद कहलाता है? एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये म्युनिसिपैलिटी है, अलग अलग जो है इसको क्षेत्रों में बांटते हैं। हर एक क्षेत्र को क्या बोलते हैं जिससे चुनाव होता है? जल्दी बताओ। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अलग अलग क्षेत्रों को वार्ड बोला जाता है, वार्ड। हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर का चुनाव होता है जिसको आप वार्ड काउंसलर कहते हैं, पार्षद कहते हैं। 5 साल के लिए चुनाव होता है,
कमेटियां क्या काम करती है, काउंसलर्स की कमेटियां, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट वाले काम है, जल्दी से लिखो, यहाँ पर मैं दो काम मैंने लिख दिया है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर में दिए हुए हैं। डिसीजन मेकिंग का काम, डिसीजन लेने का, ठीक है, निर्णय निर्माण और बजट बनाना, ठीक है, ये काम है। लेकिन ये काउंसलर की कमेटियां उसको इंप्लीमेंट करती है क्या? नहीं, ये इंप्लीमेंट कौन करता है? आयुक्त करता है, म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको बोलते हैं, या फिर नगर पालिका का आयुक्त अपने स्टाफ के साथ में मिलकर करता है। ये अधिकारी होता है, इसका चुनाव नहीं होता, ये अधिकारी है, सरकार इसकी नियुक्ति करती है, ये कमिश्नर की नियुक्त जो आयुक्त है उसकी। ओके, ये बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो भारत में नगर निगमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वार्ड कमिश्नर एक निर्वाचित पद है। अभी बताओ, मैंने अभी आप लोगों को जस्ट एक मिनट पहले बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। सोशल साइंस 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। वार्ड कमिश्नर, कमिश्नर का पद निर्वाचित होता है क्या? नहीं होता, वो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। वार्ड पार्षद एक निर्वाचित सदस्य है। वार्ड काउंसलर या पार्षद जो है एक इलेक्टेड मेंबर होता है, ये बिल्कुल सही है। वार्ड काउंसलर हर वार्ड से एक व्यक्ति जो चुनकर जाता है, ठीक है, 5 साल के लिए, वो वार्ड काउंसलर कहलाता है, पार्षद कहलाता है वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही है। वार्ड काउंसिलर इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर। वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन होता है क्या? कमिश्नर कोई होता है क्या वार्ड कमिश्नर करके? ठीक है, वार्ड का कोई कमिश्नर होता है क्या कि पूरे नगर पालिका का कमिश्नर होता है? नगर पालिका का कमिश्नर होता है, वार्ड कमिश्नर जैसा तो कोई पोस्ट ही नहीं है। अच्छा, प्रशासनिक कर्मचारी अपने कमिश्नर का चुनाव करते हैं। अच्छा, अरे भाई, प्रशासनिक कर्मचारी मतलब उसके कर्मचारी लोग, ठीक है, अधिकारी लोग, वो अपने कमिश्नर का चुनाव नहीं करते, अपने अधिकारी का चुनाव नहीं करते, आयुक्त का, वो सरकार नियुक्त करती है उनको, सबको, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। और वार्ड कमिश्नर जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, वो नगर पालिका का कमिश्नर होता है, ठीक है। तो केवल दूसरा वाला सही है, एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एटलीस्ट ये समझ में आ गया, मतलब आप एक कदम आगे बढ़ गए हो। देखो, एक एक टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। ऐसे ही पूरा का पूरा ज्योग्राफी भी मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट ज्योग्राफी A to Z, पूरा का पूरा ज्योग्राफी। आप सभी लोग तैयार है ना उसके लिए? जल्दी से बता देंगे तो जल्दी से। जो हमारा टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स और 1500 प्लस लाइव, दोनों का आप लोग जल्दी से कर देंगे कंप्लीट। एक बार शेयर कर दो हर एक जगह पे अपने ग्रुप में। अगर लाइब्रेरी में बैठे हो तो सारे लाइब्रेरी के लोगों को बोल दो टीचिंग परीक्षा सर्च कर ले और टीचिंग जल्दी से आ जाए, और कमेंट के अंदर में हर बच्चा आंसर करता रहेगा, ठीक है। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2026 का, ठीक है। कौन सा कार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ठीक है, कॉर्पोरेशन के अंदर में नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में नहीं आता है। कानून बनाना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, पार्कों का विकास करना, या शिक्षा? देखिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है फ्रेंड्स, उसका काम होता है कि अपने इलाके के लिए, ठीक है, स्कूल्स का निर्माण करना, हॉस्पिटल बनाना, डिस्पेंसरीज जो होती है, मेडिकल शॉप्स होती है, वो मेंटेन रखना, ताकि जो लोगों को प्राइमरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, वो मिल सके। तो आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, आपके शहरों में भी होंगे। उसके बाद में गार्डन बनाना, रोड बनाना, उसका उसका मेंटेनेंस करना, ठीक है। उसके बाद में आपके घर पे पानी की सप्लाई करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, मतलब रास्तों के ऊपर में जो है स्ट्रीट लाइट लगे हुए हो वो उसकी देखना, गार्बेज कलेक्शन करना, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, बहुत सारा बचता रहता है वो, ठीक है। कई सारे शहरों के अंदर में कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो फिर वो बचते रहता है, आप जाते हो कचरा फिर उसके पास में देते हो, तो गार्बेज कलेक्शन करना। तो ये जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा काम किसका है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है अपने लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे, ठीक है, जो कानून है, ठीक है, उस इलाके के लिए, मतलब अपने इलाके के लिए वो भी बनाती है, थोड़े बहुत कानून बनाने के अधिकार भी उनके पास में, ठीक है। कानून निर्माण का कार्य भी उनके पास में है थोड़ा सा, ठीक है। पार्कों का विकास करना, पार्क बनाना, शिक्षा मतलब स्कूल बनाना, म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स होते हैं वो बनाना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये जिला प्रशासन का काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, नगर पालिका का काम नहीं होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो काम है फ्रेंड्स, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम आप लोगों को प्लीज याद रखना है कि ये होता है आपके जिला प्रशासन का, ठीक है। जो पुलिस आयुक्त है, ठीक है, जो पुलिस कमिश्नर होता है वो, और उसके ऊपर में होता है जिला अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
तो जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है कई सारे राज्यों के अंदर में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो जिले का मुखिया होता है वो, और पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, सीपी, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो मिलकर उसको करते हैं। नगर पालिका का लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में कोई योगदान नहीं है, ठीक है। पुलिस और रक्षा, रेलवे, डाक, ये सब जो है वो नगर पालिका के अंदर में नहीं आती। तो 20 का आंसर होगा आपका, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को? जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहां पर में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहां आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या सच में ये काम इस संस्था के अंतर्गत आता है या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। कल वाले इसका हम लोग एक बार प्लीज टीम बता दीजिए कि क्या हम लोग यहाँ पर में हमारे जो बच्चे हैं उनका कल का रिजल्ट बता सकते हैं कि हम लोग पॉलिटी क्लास 1, पॉलिटी क्लास 2 और क्लास 3 इनका जो रिजल्ट आया था, ठीक है। इफ पॉसिबल प्लीज बता दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को हमने, ठीक है, प्लेलिस्ट की टेस्ट का कोर्स बिल्कुल फ्री दिया है। आप लोगों में से कितने लोग जुड़ चुके हैं? हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने लोग इसका फायदा ले रहे हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। और जितने लोग नहीं जुड़े हैं अभी भी बता दूं, आपका पहला 2 ही चीज है इसके अंदर में बिल्कुल फ्री आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है आपने। और वहां पर में आप वाईटी प्लेलिस्ट या प्लेलिस्ट भी सर्च करोगे ना आप वहां पर में, तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा और उसके अंदर में जुड़ जाइए आप लोग। वहां सारी की सारी टेस्ट आपको मिल जाएंगी। कल रात में आप लोगों के लिए टेस्ट दी गई थी, कितने बच्चों ने वो टेस्ट दी है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों की तीनों टेस्ट दिए। क्या आज मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 ये चारों की मिलाकर एक टेस्ट दूं क्या? अगर मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं हाँ, अगले जो है फ्रेंड्स हम लोग 5 मिनट में 1000 लाइव और 1000 लाइक्स दोनों का आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो पक्का आज फ्री, सबके लिए फ्री जो है मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा आज, ठीक है, ये टेस्ट फिर से। चलिए, तो कल से हम लोग जो है ज्योग्राफी जो है स्टार्ट करने वाले हैं, भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, जैसे ही हम लोग 1500 प्लस लाइव और 1500 प्लस लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। नाउ, भारत में नगरीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताइए आप लोग। नगरीय प्रशासन से रिलेटेड कौन सा वाला कथन सही नहीं है? तो नगर निगम शहरों में विद्यालय एवं अस्पताल का प्रबंधन करते हैं, बिल्कुल बताया ना मैंने आप लोगों को कि भाई शहरों में विद्यालय और अस्पताल का प्रबंधन करते हैं। बड़े शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होती है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है और वार्ड काउंसलर एक इलेक्टेड मेंबर होता है। एक चीज ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल कहां पर में होती है? नगर निगम। ये होती है स्मॉल अर्बन एरिया के अंदर में, छोटे जो शहर होते हैं ना वहां पर में। और जो बड़े शहर होते हैं, लार्ज अर्बन एरियाज जो होते हैं, जहां की जनसंख्या आपकी 5 लाख से ज्यादा ही है, ठीक है, वहां पर में आप लोगों को क्या मिलेगा फ्रेंड्स? वहां पर में आप लोगों को मिलेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, निगम नहीं, पालिका मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका। अब यहां पर में इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिए, ओके। यहां पर अगर आप देखोगे, बड़े शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल नहीं होती है, कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के अंदर में कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये सेकंड, ये वाला गलत है आपका। और कौन सा वाला गलत है यही पूछा था आपसे, तो आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे सही है। प्रॉपर्टी टैक्स का इकट्ठा करने का अधिकार है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है, जो बड़े शहरों में होती है। वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 5 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। नगर निगम शहरों में विद्यालय और अस्पताल का प्रबंधन करते हैं, गार्बेज कलेक्शन का काम होता है। उसके बाद में सड़कों का निर्माण, वो स्ट्रीट लाइट जो होते हैं रास्ते के ऊपर में जो लाइट लगे हुए होते हैं उनका निर्माण करना, ठीक है, उसकी देखभाल करना, ये सारे काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं। कौन सा वाला गलत था ये पूछा था एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अलग अलग वार्ड से एक एक पार्षद चुनती है। पार्षद 5 साल के लिए होता है, काउंसलर्स की कमेटी बनती है, पार्षदों की समितियां डिसीजन मेकिंग के अंदर में जो है भाग लेती है। और आयुक्त या कमिश्नर जो होता है, जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है, अपने स्टाफ की मदद से इन डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है। चलो, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
सर आज, सर जी कल के टेस्ट में जो 1 2 आए उन्हें गिफ्ट देना प्लीज, कुछ भी। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, आज रखते हैं। ठीक है, आज जो है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए इनाम रखते हैं। ओके, मंजूर आप लोगों को? जल्दी बताइए एक बार, कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आज रखते हैं? आज क्लास 1 2 3 और 4, मतलब अभी जो क्लास देख रहे हो उसमें से भी क्वेश्चन रहेंगे। पहली वाली क्लास, दूसरी, तीसरी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर में सारी क्लासेस देखकर आना। 7 बजे तक सारी क्लासेस देख लेना आप लोग, ठीक है? चलिए, तो देखो, भारत में स्थानीय सरकारों के प्रशासन द्वारा कौन से कर वसूले जाते हैं? देखो, जीएसटी जो है ये क्या करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। ठीक है, सरकार, केंद्र सरकार वसूलती है और राज्य सरकार से। जीएसटी थोड़ी ना स्थानीय सरकारें वसूलती है जीएसटी। तो पहला ये ए को आप एलिमिनेट कर दो, जहां जहां ए है। हाँ, पानी का टैक्स वसूल कर सकती है, पानी का टैक्स आता है ना, वाटर टैक्स। संपत्ति कर, हाँ, इनकम टैक्स जो है फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार वसूलती है, ना तो राज्य सरकार वसूलती है, ना तो स्थानीय सरकार। इनकम टैक्स केंद्र के अंदर में आता है। तो वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल सकती है। जीएसटी और इनकम टैक्स ये बड़े वाले टैक्स है भाई, ये थोड़ी ना वसूल करेंगी स्थानीय सरकारें। ये कितने लोगों का लॉजिकली समझ में, लॉजिक से भी एटलीस्ट कम से कम सॉल्व कर सकते थे आप, लॉजिक से। तो जीएसटी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनकम टैक्स केवल केंद्र सरकार, जल कर और संपत्ति कर ये सब म्युनिसिपैलिटी। आपको आता होगा ना, पानी का बिल आ गया करके, पानी का बिल भरना है ये। चलिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स 25 से 30% जो है वो आपके, जो भी उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टोटल जो इनकम है, मतलब आपकी इनकम नहीं, ये इसकी इनकम का 25 से 30% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। मतलब जो उस इलाके में जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में टैक्स लगाती है म्युनिसिपैलिटी, तो उसके पास में जितनी भी इनकम है उसका 25 से 30% तो यही से आता है उसका। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाती है कई बार। इंटरटेनमेंट टैक्स मतलब कि आप जा रहे हो, कोई मेला लगा है, ठीक है, या कोई मूवी लगी है आपके शहर के अंदर में, ठीक है, या कोई नाटक लगा हुआ है, तो उसके अंदर में एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। जैसे बस टिकट वगैरह, जो बस चलाती है म्युनिसिपैलिटी, उससे जो टिकट उनके पास में होती है। गार्डन वगैरह जो खोलते हैं उनके अंदर से टिकट लगा देते हैं, गार्डन की टिकट लगा देते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, ठीक है, उससे भी उनके पास में कुछ पैसे आते हैं। तो ये इनकम के सोर्स है म्युनिसिपैलिटी के। तो घरों, बाजारों आदि के ऊपर में टैक्स लगाती है, ठीक है, ग्राम पंचायतें। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, ठीक है, टैक्स लगाती है आपके घरों के ऊपर में या प्रॉपर्टी के ऊपर में। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। अच्छा, एक आप लोगों को ई बुक दी गई है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे 99 रुपीज में। जितने भी बच्चे जिन्होंने लिया है ना, उन लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा। आप देख लीजिएगा उसको। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, 199 रुपीज के अंदर में आप लोग क्रैश कोर्स के अंदर में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कम समय है, जल्दी जल्दी से पढ़ाई करनी है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला नागरिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब देखिए यहाँ पर भारत का पहला नागरिक अगर किसको कहा जाता है ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, राष्ट्रपति को। लेकिन अगर राज्य का पहला नागरिक बोल दिया जाए कि किसी भी राज्य का, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो और आप कौन से देश से बिलोंग करते हो? भारत से बिलोंग करते हो ना आप लोग, ठीक है। तो भारत से बिलोंग कर रहे हो, तो भारत का पहला नागरिक, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भारत की पहली नागरिक कहलाती है। ठीक है, पहला नागरिक। और आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आपको आपके गवर्नर का नाम पता है तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है, बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहला जो नागरिक है, ठीक है, राज्य का, वो गवर्नर होता है। उस राज्य का गवर्नर, जिस भी राज्य से आप बिलोंग कर रहे हो वहां का जो गवर्नर है वहां का पहला नागरिक होगा। ठीक है, तो आप अलग अलग राज्यों से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, गोवा से, महाराष्ट्र से, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैं बच्चे अलग अलग इलाके से कंटिन्यूअसली, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आसाम, हरियाणा, तमिलनाडु, लद्दाख, कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, यूपी, असम, मतलब कितने सारे बच्चे हैं। देखिए, पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पर में। ओके, तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर कर दिया था
2018 का है, दिसंबर 2018 का। अब इस क्वेश्चन का आंसर गोली की रफ्तार से हर एक व्यक्ति आंसर करेगा, जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। उत्तराखंड से भी है बच्चे, बिल्कुल। अंडमान निकोबार से भी है, हर बार मतलब अंडमान निकोबार से होते हैं बच्चे यार, हमेशा मैंने देखा है। चलिए, तो भारत में जो गवर्नर जो है इन इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर में आप लोगों को 2 पॉइंट्स बताता हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि जो है राज्यपाल या जो गवर्नर है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहां पर मैं 2 प्रेफरेंस आप लोगों के होंगे। पहला प्रेफरेंस आपको देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति, ठीक है, नियुक्ति या राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, अगर ये बोला जाए ना, तो पहला प्रेफरेंस आपका होगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो, ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो तो क्या आंसर लगाओगे, ध्यान से समझिए आप लोग, दूसरा वाला, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अगर दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए, तो भाई मैंने पहले ही बता दिया कि पहला प्रेफरेंस राष्ट्रपति को देना है, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। समझ में आया कि ये पॉइंट, क्योंकि ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर में, इसी वजह से बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार की सलाह, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसी वजह से कई बार केंद्र सरकार दे दिया जाता है ऑप्शन में। अदरवाइज ज्यादातर समय राष्ट्रपति दिया होगा आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ना दिया हो ऑप्शन में, केंद्र सरकार दिया हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को विजुअली समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि राज्य की व्यवस्था कैसे काम करती है। अब हम यहाँ राज्य सरकार की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो मान लो कि किसी एक राज्य में, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर में, फॉर एग्जाम्पल 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा एमएलए मिलेंगे, ठीक है, ये जो एमएलए है, आप लोग क्या करते हो, एमएलए विधायक का चुनाव करते हो अपने विधायक का, और ये विधायक विधानसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक है, विधानसभा में जाकर बैठते हैं, विधानसभा के सदस्य बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य बनते हैं। जिस पार्टी के पास में सबसे ज्यादा विधायक होंगे, वो क्या इलेक्ट करते हैं, अपना क्या चुनाव करते हैं, अपने मुख्यमंत्री का चुनाव। मान लो कि जो है किसी एक राज्य के अंदर में, ठीक है, आप सभी लोग विधायक बन गए, ठीक है, और आप लोगों ने क्या किया, आप एक टीपी राज्य बना दिया हमारे देश के अंदर में हम लोगों ने, ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना यहाँ पर में, टीपी राज्य, ओके, ये टीपी राज्य के अंदर में चुनाव हुआ, ठीक है, और टीपी पार्टी, टीपीपी, ठीक है, इसके ज्यादातर विधायक चुनकर आ गए, आप ही लोग विधायक हो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग बन गए एमएलए, टीचिंग परीक्षा राज्य के, आप विधानसभा के सदस्य बन गए आप लोग, ठीक है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टीपी राज्य के विधायक। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए टीपी राज्य का, तो आप जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पर बोलोगे दानिश सर को बनाते हैं, ठीक है, तो आप मेरा चुनाव करोगे, सब लोग बैठोगे, जो भी हमारी पार्टी के जीते हुए लोग हैं, ठीक है, आप लोग मेरा चुनाव करोगे, और जिसका भी आप चुनाव करेंगे, मान लो आपने मेरा चुनाव किया, तो ये आप बोलोगे गवर्नर को, एक लेटर दोगे कि हमारे देखो इतने सारे टीपी पार्टी के लोग चुनकर आए, हम दानिश सर को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो फिर गवर्नर जो होगा उस राज्य का, जो भी टीपी राज्य का हमारा जो गवर्नर है, वो क्या करेगा, मुझे अपॉइंट करेगा। यहां 2 शब्द आए हैं, एक है आपका इलेक्ट, तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुझे इलेक्ट किसने किया, चुनाव किसने किया, जिस भी पार्टी के ज्यादा विधायक आए थे, उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी के विधायकों ने चुनाव किया, और उसी व्यक्ति को गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया। तो अगर इलेक्ट किसने किया, चीफ मिनिस्टर को, ये बोला है, चुनाव कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, चुनाव कोई कौन करता है, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक आते हैं, वो विधायक जो है अपने चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, चुनाव, इलेक्ट। लेकिन अपॉइंट वाला कौन करता है, अपॉइंटमेंट, तो वो हो जाएगा आपका गवर्नर, अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा उसी व्यक्ति को जिसके पास में सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अब बात आती है, चीफ मिनिस्टर अकेले तो काम नहीं करेगा, उसके लिए उसका मंत्रिमंडल चाहिए होगा। तो अब यहां पर मैं समझिए फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल,
अब मान लीजिए कि मैं जो है मुख्यमंत्री बन गया, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, कि इसको 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 मंत्रिमंडल में शामिल करना है, ठीक है, और कौन कौन सा मंत्रालय उसको देना है। तो चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं या मंत्रिमंडल की शपथ दिलाते हैं। मंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? मंत्री की नियुक्ति चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर गवर्नर करते हैं। प्लीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। आपसे ये पूछा जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला ही ऑप्शन दे देगा चीफ मिनिस्टर। नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं करता मंत्री की नियुक्ति। चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर गवर्नर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है या मंत्री की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति वाला बटन जो है वो अपॉइंटमेंट वाला बटन गवर्नर के पास में है। और ये गवर्नर कहां से आया भाई? राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था या केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था हर एक राज्य के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसको याद रखना है। आगे में क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और ज्यादा इसको अच्छे से समझेंगे, तो आप अच्छे से जुड़े रहिए। पूरी की पूरी जो चीजें हैं मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जो गवर्नर होता है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो वहां पर में गवर्नर होगा, वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का प्रमुख। तो किसी भी राज्य का प्रमुख और उस राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की सिफारिश पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आए या राष्ट्रपति आए, ठीक है, वो देखना है आपने। राष्ट्रपति को पहला प्रेफरेंस देना अगर दोनों ऑप्शन में आ भी गए तो। ठीक है, ओके। क्यों की जाती है गवर्नर की जो है नियुक्ति? ताकि ये देखा जा सके कि भाई वो राज्य सरकार संविधान के नियमों के अधीन काम कर रही हो। नहीं तो पता चले कि वो राज्य सरकार जो है वो संविधान को नहीं मान रही और अपने नियम कायदे बना रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट। चलो, अपॉइंटमेंट देखो, यहां पर मैंने अपॉइंटमेंट को रेड कलर भी किया है। तो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और बाकी के मंत्रियों की अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, गवर्नर किसी भी राज्य का पहला नागरिक होता है। तो निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? अब देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन का आंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग भी लगा दीजिए आंसर। बताओ। जी हाँ, नाम मात्र का ही प्रमुख होता है, लेकिन एटलीस्ट प्रमुख तो है अभी फिलहाल के आपके एग्जाम के लेवल के प्रमुख। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक बोला गया है? तो राज्य का पहला नागरिक जो है फ्रेंड्स, वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल होगा। ओके, चलिए। अब देखिए, कल आप लोगों की टेस्ट हुई थी, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की टेस्ट। पॉलिटी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की इसकी टेस्ट हुई थी। ये तीनों जो लेक्चर मैंने लिया, ये पार्ट नंबर 4 चल रहा है अभी जो लेक्चर आप देख रहे हो। कई सारे बच्चे जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को देखा और कल टेस्ट भी दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में अंशु भारती जी है जिन्होंने 75 में से 74 स्कोर किया है। एहसान है, इन्होंने 74 स्कोर किया है। हिलाल अहमद है, इन्होंने 74 स्कोर किया है। पारुल सिंघल है 74। तो ये देखिए यहाँ पर में 75 में से इन लोगों ने, देखिए यहाँ पर में 74, कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने 60 में से 60 की तरफ में एग्जाम में। ठीक है, बाबू राम है 73, मंजू नरवारिया है 73, ठीक है, समरीन पाशा 73, प्रेरणा बर्मन 73 और अमरदीप सिंह 73। ठीक है, तो ये पहले जो कुछ लोग स्टार्टिंग के एकदम टॉप। आज भी टेस्ट होंगी क्या? आज आप सभी लोग जो है तैयार हो टेस्ट के लिए? अगर हाँ तो बता दीजिए, और इसको इनको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इन बच्चों को, ताकि अगला नंबर आपका हो। ठीक है, शिवानी थापा भी है, राजेंद्र कौर है, सुचिता चौहान है, नंदिनी है, पल्लवी ठाकुर है। ठीक है, तो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। आज आप लोगों की पॉलिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन सबकी चारों की मिलाकर टेस्ट ले ली जाए जल्दी से। आपके इसके अंदर में ये टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगी? टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। दो ही चीजें हैं जो आपने फॉलो करनी है। एक तो आपको टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो गया? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में लाइव प्लस रिकॉर्डेड इस पे जाना है आपने। यहाँ पर मैं वाईटी सीटेट भी सर्च कर लोगे या प्लेलिस्ट सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगा। पहले इस पर क्लिक करोगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स पे, फिर वाईटी सीटेट पे क्लिक करोगे, इसके अंदर में जाना है। ठीक है, बिल्कुल वहां पर मैं आपको पूछूंगा फ्री में ज्वाइन करना है कि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे फ्री में। यहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो टॉपर्स रहेंगे उनके कल कल भी लेकर आऊंगा मैं उनके नाम।
जी बिल्कुल, डेली टेस्ट के जो रिजल्ट है वो हम लोग लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर मैं बोला है कि गवर्नर जो होता है राज्यपाल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्य का। ठीक है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, सही बात है। राज्यपाल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको, कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है आपका। आफ्टर द इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हाँ, नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री लिस्ट देगा, इसको 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 बना दो, उनके सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो यहां पर में आपका अगर देखा जाए तो ये सेकंड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, केंद्र सरकार या राज्य जो है आपका राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार होना चाहिए था। तो ये गलत है आप लोगों का, बी। बी गलत है, पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है। तो ए और सी आंसर होगा। कहा दिया हुआ है, आप आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आप लोग आंसर लगा देंगे कमेंट में। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक और टॉपिक की तरफ में हम आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा के सदस्य क्या जो है, कौन होते हैं? ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जाम का क्वेश्चन है। विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? विधायक जो होते हैं, विधानसभा के सदस्य विधायक, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आप ही लोग तो चुनते हो ना, आपने भी अपना कोई ना कोई विधायक चुना होगा। ठीक है, तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। आम जनता जो होती है वो चुनती है विधायक को। चलिए, फिर वो जो जनता के द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं वो क्या बनते हैं? विधानसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो जनता इनको बना चुनती है, फिर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं, एमएलए, एमएलए या विधायक, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं ये। ठीक है, ठीक है, इनको जनप्रतिनिधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको जनप्रतिनिधि? क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसी वजह से जनप्रतिनिधि इनको कहा जाता है। ये सरकार में गठन में भूमिका निभाते हैं। कैसे? जिस पार्टी के पास में सबसे ज्यादा एमएलए होंगे, सबसे ज्यादा विधायक होंगे, उस राज्य में उस पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा चलो, आपके राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है बताओ? आप लोग थोड़ा सा मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपके राज्य में कौन से पार्टी की सरकार है, कौन सा राज्य है और कौन सी पार्टी की सरकार है? क्योंकि देश भर से बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। तो आप जिस राज्य में हो, जिस पार्टी की सरकार है, उसके पास में सबसे ज्यादा एमएलए होंगे। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, या उनके पास में कोलिशन गठबंधन की भी सरकार होती है कई बार, उसका भी आगे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जिसके पास में सबसे ज्यादा विधायक है वो सरकार बनाता है। तो सरकार बनाने में विधायकों का एक इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ओके, अच्छा, कुछ एमएलए जो है उनके पास में दोहरी भूमिका होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे प्लीज ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, जितने भी एमएलए है उनमें से कुछ एमएलए के पास में दो जिम्मेदारियां होती है। कैसे? एक तो उनको एमएलए की जिम्मेदारी निभानी होती, किसी ना किसी इलाके से वो जीत कर गए होते, विधायक बनकर गए होते। और दूसरा, उन्हीं एमएलए में से कुछ लोगों को मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। हर किसी को नहीं बनाते, कुछ लोगों को मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ विधायक ऐसे होते हैं जिनके पास में दो जिम्मेदारी होती है। एक तो विधायक के तौर पर, मतलब कि जिस इलाके से चुनकर आया है उनका जनप्रतिनिधित्व करना, उनका प्रतिनिधित्व करना, उनके मुद्दों को सुलझाना। और दूसरा, जो मंत्री पद उनको दिया गया है, हो सकता है उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई हो सकता है उनको जो है पंचायती राज की मिनिस्ट्री दी गई हो, जो भी अलग अलग मंत्रालय उनको दिया गया है वो मंत्रालय भी संभालना। तो कुछ विधायक होते हैं जिनको दोहरी भूमिका निभानी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योग्राफी भी मैं पूरा का पूरा करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर मैं ध्यान से देखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2024 को ये क्वेश्चन आया। किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ माना जाता है यदि उसने कितने सीट जीती हो किसी भी राज्य के अंदर में। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि एक राज्य जहां पर में 200 विधायक है, 200 विधायकों की विधानसभा है, तो किसी पार्टी को बहुमत मिला है या सरकार बना सकती है, उसके पास में, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आधा प्लस 1। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 100, 200 डिवाइडेड बाई 2 100 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 101। आधे से ज्यादा सीटें होनी चाहिए। ठीक है, आधे से ज्यादा। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट। राज्य में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है या जितने भी विधानसभा की सीटें हैं उसमें आधे से अधिक होनी चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। तो मिनिमम, जैसे हमने 200 का एग्जांपल लिया तो 101 होना चाहिए मिनिमम। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, चलिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। और एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का आप लोगों का ये। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बुक कहाँ से, जो आपकी बुक है सीटेट की, सीडी जो सीटेट की बुक है, मास्टर बुक, आप अपने या तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, या अपने आसपास के दुकान वाले भैया के पास में जाइए, उनको बोलिए, उनको स्क्रीनशॉट दिखाइए, एक बार बुक का वो दिखा दीजिएगा प्लीज एक बार। ठीक है, अगर हमारे पास में ओवरले होगा तो एक बार दिखा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास के दुकान वाले भैया के पास जाइए कि वो चाहिए आपको बुक, वो आपको मंगवा कर दे देंगे स्पीड में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विशाखा जी। अच्छा चलिए, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव, अब यहां पर मैं ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ मैंने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे डाल दी है, आप लोग टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन से ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया है। चूजन या फिर इलेक्ट कौन करता है, चुनाव कौन करता है, या चुनता कौन है? बहुत ही बढ़िया बुक है सर, चलो थैंक यू वेरी मच विवेक जी, बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाई है, उसमें हर एक चीज आपके लिए डाल दिया है। तो आपके लिए एक तो अगर आप पेडागोजी पूरा 90 नंबर लाना चाहते हो सीडीपी प्लस पेडागोजीज में, तो आप एसएसटी की आपकी जो सीडीपी की जो मास्टर बुक है वो ले सकते हो, और अगर आपको एसएसटी का कंटेंट चाहिए तो उसकी ई बुक अवेलेबल है 99 रुपीज में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर। तो जिस भी पार्टी को बहुमत मिला है, मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब कितना, जल्दी बताओ, अभी हमने देखा है ना, मेजोरिटी मतलब आधे से अधिक सीटें जिस भी पार्टी को मिली है, उस पार्टी के एमएलए जो है वो चुनते हैं विधायक को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि जिस पार्टी के पास में मेजोरिटी होती है, उस पार्टी के जो एमएलए है, विधायक है, वो अपना चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, और उसी चीफ मिनिस्टर को क्या किया जाएगा, उसी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, ये समझिए आप लोग, अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, पूरा कंसेप्चुअली एकदम फ्लो से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। बुक जो है वो तो 239 की है शायद से, ठीक है, फिजिकल बुक जो आप लोगों की सीडीपी सीटेट की जो मास्टर बुक है, ठीक है वो, और अगर ई बुक चाहिए तो ई बुक आपको 99 में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप अपने आसपास वाले दुकान वाले भैया से भी उसको मांग सकते हो, वो भी आपको मंगवा कर दे देंगे। और टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ना है तो नीचे में नंबर चल रहा है, नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा आप लोग, नंबर दिखा दीजिए प्लीज। तो मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। तो अब दो चीजें आप लोगों को मैं फिर से यहां पर मैं बता दूं फ्रेंड्स, कि अगर आपसे बोला जाए कि चीफ मिनिस्टर को चुनता कौन है, तो चीफ मिनिस्टर को चुनता है जिस पार्टी के पास में बहुमत आया है, जिस पार्टी के पास में मेजोरिटी है, समझ गए आप लोग, उसके विधायक चुनेंगे। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, अगर अपॉइंटमेंट की बात आती है आप लोगों की, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करेगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक बार फिर से दिखा देता हूं। चुनाव कौन करता है, इसका आंसर आप लोग फिर से करिए एक बार, स्पीड में कमेंट के अंदर में कर दीजिए, चाहे दिख गया आंसर कोई बात नहीं, एक बार कर लो, आपके माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है, माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो अगर चुनाव की बात की जाए तो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है, बहुमत मिली है, उसके एमएलए जो है वो चुनते हैं जिस पार्टी को बहुमत मिला है। चुनाव की बात करें तो इलेक्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी आया है, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको मैं। ओके, और अगर आपसे जो है अपॉइंट पूछा जाए, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति के अंदर में या अपॉइंट कौन करता है, तब आंसर क्या करोगे आप लोग, तब आंसर गवर्नर करोगे, राज्यपाल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नाउ ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की सीडीबी की जो है ये बेस्ट बुक है अब तक की। अच्छा, इसको नंबर 1 जो है फ्रेंड्स आप लोगों की बन गई थी केवल 36 घंटे के अंदर अंदर में। ठीक है, नंबर 1 अमेजोन के ऊपर में ट्रेंड कर रही थी। तो आप यहाँ तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, जो भी भाषा में आपको चाहिए अपने आसपास वाले दुकान वाले भैया के पास में जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और बोलिए कि ये बुक मंगा कर दीजिए, तो वो आपको मंगा कर दे देंगे। ठीक है, आप अपने पास वाले दुकान वाले भैया के पास में जो भी बुक स्टोर है उनके पास में जाकर बोल सकते हो कि ये बुक चाहिए आपको, ठीक है, मंगा कर दे दो, अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उनको बोलिए मंगा कर दे दीजिए, ठीक है, वो मंगा कर दे देंगे आपको। ठीक है, तो केवल 36 घंटे के अंदर में फ्रेंड्स अमेजोन के ऊपर में नंबर 1 बन गई थी ये बुक, इतना ज्यादा प्यार दिया है बच्चों ने और इतना ज्यादा पसंद आई है बच्चों को ये बुक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है, कौन सा वाला काम राज्य सरकार कर सकती है। देखो, हमारे भारत के संविधान के अंदर में काम जो है ना वो बांट दिए गए हैं, अलग अलग काम बांट दिए गए, किस कुछ काम राज्य सरकार के, कुछ काम केंद्र सरकार के, कुछ काम जो है दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा काम राज्य सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार जो है फ्रेंड्स, ठीक है,
या केंद्र सरकार की पहले बात करूं तो अगर मान लीजिए हम मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं आंसर छुपा के अगर मैं पहले आपको ये दिखा सकूं, ठीक है, देखिए, अगर आपसे बात की जाए कि रक्षा, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, यूनियन गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है, केंद्र या जिसको संघ बोला जाता है, हमारे भारत का संघ सरकार जो है, मोदी जी, ठीक है, डिफेंस, भारत की रक्षा करने की जिम्मेदारी। वही अगर फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देशों के साथ, मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मोदी जी और मेलोडी की बात में फॉरेन में अफेयर चल रहा है उनका, फॉरेन फॉरेन अफेयर मतलब विदेश, विदेशी रिश्ते या विदेश नीति। बोलेंगे यार मोदी जी की बात सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, फॉरेन अफेयर चल रहा है मोदी जी का, नहीं, फॉरेन अफेयर मतलब यहाँ पर में विदेश नीति या विदेशी रिश्ते, ठीक है, तो फॉरेन अफेयर्स भी जो है वो मोदी जी की या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है फॉरेन अफेयर्स, विदेशी रिश्ते, विदेशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं, बुरे रखने हैं, जो भी रखने हैं, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स केंद्र सरकार की। करेंसी, वो मित्रों आज रात 12 बजे से 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 20 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 1 रुपए का, 100 रुपए का, सब नोट बंद, ठीक है। ये घोषणा कौन कर सकता है, रात में 8 बजे आके कौन कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, आपके मुख्यमंत्री थोड़ी कर सकते हैं। तो करेंसी जो है, नया नोट जारी करना, नया डिजाइन का नोट जारी करना, या कोई नोट बंद कर देना, नए प्रकार के नोट लाना, 10,000 का 1 लाख का नोट लेकर आ जाना, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, रेलवे, मान लो कि आपने बोला कि मोदी जी, ठीक है, कितनी लड़कियां कितनी है यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर करके बताओ एक बार, जितनी भी लड़कियां हैं गर्ल्स, एंड थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका, आप लोगों ने 1000 प्लस लाइक कर दिया, हम लोग बहुत पास पहुंच गए 1500 प्लस लाइक्स और लाइव के, तो जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे। जितनी भी लड़कियां हैं, मान लो आपने बोला मोदी जी, ठीक है, आप मेरे ससुराल से मायके तक जो है वो ट्रेन चालू कर दो, बिल्कुल मेरे मायके के जो है घर के सामने से उसका एक स्टेशन बना दो, और ससुराल तक का, ठीक है, एक रेलवे लाइन बिछा दो। आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं बोल सकते, हाँ मोदी जी को बोल सकते हैं, मोदी जी, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे जो है वो मोदी जी मतलब केंद्र सरकार के अंदर में आता है। इनकम टैक्स केंद्र सरकार लेती है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार, पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट किसके डिपार्टमेंट का है, केंद्र का है। हाँ, बाकी पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करें, जैसे हॉस्पिटल बनाना राज्य के अंदर में, वो स्टेट के अंदर में आता है। पुलिस स्टेट की, राज्य सरकार के अंदर में आती है। पब्लिक ऑर्डर मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखना के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एग्रीकल्चर, कृषि, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार की, और राज्य सरकार जो है वो कई बार अपने राज्य सरकार के अधीन ही आते हैं। म्युनिसिपल जो पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, तो वो जिम्मेदारी उनको दे देती है। सेल्स टैक्स वगैरह, ऑक्ट्रॉय, ये सब जो है वो राज्य सरकार की सूची में आता है। कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों मिलकर कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन, आपको पता है राज्य का बोर्ड भी होता है आपका, स्टेट बोर्ड, और एक सीबीएसई भी है। आप कौन से वाले बोर्ड से पढ़े हो, आप लोग बताओ जल्दी से, आप राज्य के बोर्ड से पढ़े हो या केंद्र वाले बोर्ड से पढ़े हो? आप दोनों दोनों बना सकते हैं कानून एजुकेशन के ऊपर में, ठीक है। तो कोई एक गवर्नमेंट हो सकता है ये बोले कि भाई हम 10वीं की बोर्ड की एग्जाम नहीं लेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट 12वीं में लेंगे, तो वो अपने बोर्ड में वो डिसाइड कर सकते हैं। केंद्र सरकार बोलेंगी नहीं हम तो लेंगे, तो जो केंद्र के बोर्ड से पढ़ रहा है उनको 10वीं की बोर्ड की एग्जाम देनी पड़ेगी, जो राज्य से पढ़ रहा है उनको नहीं देनी पड़ेगी। तो दोनों बना सकते हैं कानून, ठीक है, दोनों के पास में अधिकार है। कॉन्करेंट का मतलब ही होता है समवर्ती, समवर्ती, दोनों बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पास में है। अच्छा, फॉरेस्ट के बारे में भी बात करूं तो दोनों के पास में है फॉरेस्ट, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, क्रिमिनल लॉ, मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड मामले, ये दोनों के दोनों बना सकते हैं इसके ऊपर में कानून, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में जो अक्सर पूछा जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर में, अब इसका आंसर आप लोग करेंगे, एक एक करके एलिमिनेट करते जाओ आप। जो राज्य सरकार कर सकती है, जो नहीं कर सकती उसको एलिमिनेट कर दो, तो आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जो नहीं कर सकती राज्य सरकार, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में संबंध कैसे रखने हैं, वो राज्य सरकार का काम है क्या? फॉरेन अफेयर्स मैंने अभी आपको बताया कि वो केंद्र सरकार का काम है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। नई दिल्ली और वास्को डी गामा, गोवा के अंदर में एक जगह है, वहां पर में एक नई ट्रेन चलाना, तो ट्रेन मैंने आपको बताया ट्रेन चलाने का काम जो है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार नहीं कर सकती। 1000 रुपए के नोट का नया डिजाइन जारी करना,
नहीं, केंद्र सरकार का काम है करेंसी का, राज्य सरकार नहीं कर सकती। हाँ, 10वीं कक्षा के अंदर में जैसे बोर्ड एजुकेशन कैसा है कि वो राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। बाकी अगर जब हम बात करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड जो सेवाएं है, बैंकिंग वो केवल और केवल केंद्र सरकार के अधीन आता है। जितने भी बैंक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब अधीन आते हैं, राज्य सरकार उस पर कानून नहीं बनाती। रक्षा या जो डिफेंस वाले मामले हैं उस पर केंद्र सरकार बनाएगी। विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, कैसे रिश्ते रखने नहीं रखने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से अच्छे रिश्ते रखने हैं, वो केंद्र सरकार बनाएगी कानून। लेकिन शिक्षा ऐसा है जो दोनों बना सकते हैं, मतलब राज्य सरकार का भी दायित्व है वो और केंद्र सरकार का भी दायित्व है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स फरवरी 2014 में आया था। ठीक है क्वेश्चन, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है 2022 में जनवरी, कितने साल बाद आया ये क्वेश्चन फिर से, बताइए जल्दी से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना वो सोच समझ के करा रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। 1100 लाइक से केवल 9 लाइक्स हम लोग दूर है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिएगा कितने सालों बाद ये क्वेश्चन वापस से आया। लगभग 8 साल के बाद में फिर से ये क्वेश्चन वापस से आ गया। ठीक है, और उससे इजी आया 8 साल बाद। इसीलिए जो क्वेश्चंस करा रहा हूं यही से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, तो रक्षा जो है वो तो केंद्र सरकार का है, विदेशी मामले केंद्र सरकार के है, बैंकिंग केंद्र सरकार का है, करेंसी, बैंकिंग, पोस्ट, इनकम टैक्स, ये सब केंद्र सरकार के। एजुकेशन जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये राज्य सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। अब समझ गया, ठीक है, अब समझ गया, ये कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर लगा पाए आप लोग अभी, ठीक है। हाँ, बाकी ये जो बुक है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, इस बुक के साथ में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो आप अपने आसपास वाले जितने भी आपके बुक स्टोर है, ठीक है, आप उनके पास में जाइए, आज ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है, या किसी को भेज दो, अपने भाई को, बहन को, या पापा मम्मी को, इस बुक के स्क्रीनशॉट के साथ में कि ये बुक चाहिए आपको, ठीक है, तो मंगवा कर दे दे वो आपको, तो वो आपको आपके लिए मंगवा कर दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता है, राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता, 29 दिसंबर 2021 को आया क्वेश्चन, राज्य डिसीजन नहीं ले सकता उसके ऊपर में, बताइए। प्राइस क्या है सर बुक की, केवल 239 है, 450 से ज्यादा पेजेस है उसके अंदर में, ठीक है। ये देखिए मेरे पास में है अभी ये बुक, देखिए ये बुक इतनी 450 से ज्यादा पेजेस है, ओके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति, देखो ये तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये विधानमंडल सुरक्षा, मैंने पब्लिक बताया था ना आपको कि पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाना राज्य का काम है। भारतीय सेना, देखो सेना के अंदर में भर्ती की जब बात आती है ना आप लोगों की, सुरक्षा, सेना, डिफेंस, रक्षा, ये केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार सेना में भर्ती नहीं कर सकती। तो आपसे बोला कि कौन सा वाला काम जो है नहीं कर सकती राज्य की विधायिका या राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार, ठीक है, तो सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकती। बाकी विद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति करना करती है ना, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो वहां पर में राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती भी करती होंगी। विधानसभा में किसानों के कल्याण हेतु विधेयक पास करना, क्योंकि किसान, एग्रीकल्चर केंद्र का नहीं बल्कि राज्य सरकार के अंदर में आता है, तो ये करना सही, ये कर सकती है। कौन सा नहीं कर सकती, सैनिकों की भर्ती, ये राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार का काम है, ओके। रब्बानी जी बोल रहे हैं कि सर 125 प्लस लाना है, बिल्कुल ला सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ओके एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे, अब आपको आ रहे हैं बराबर से, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे अगर आप लोगों को आवाज प्रॉपरली अब आ रही है और स्ट्रीमिंग भी बराबर से आ रही है। एक बार प्लीज बता देंगे सभी के सभी बच्चे, एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके एक बार बस हिंट दे दीजिए।
ठीक है, चलिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कि भारतीय सेना के अंदर में भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि रक्षा से रिलेटेड है। अभी यहाँ पर मैं रब्बानी जी ने बोला था कि सर 125 प्लस लेकर आना है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ला सकते हो, अभी भी आपके पास में जो समय पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप 4 लेक्चर देख लोगे ना पूरे, ठीक है, ये जो आपके इसके पॉलिटी के पढ़ाए हैं और उसके बाद में आपको टेस्ट भी दे रहे हैं, तो बस ये करते जाइए। आपको और क्या चीज है यार, यही सारी चीजें तो होती है, बस अच्छे से कर लीजिए आप लोग। ये जो जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 125 प्लस क्या 140 प्लस का टारगेट रखना चाहिए आपको। अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, और ये 8 फरवरी 2026 को आया हुआ है। बोला गया कि सरकार के लोक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, पीपल इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। जी, अब ध्यान से समझिएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं, और ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है तो समझ में आपको आएगा। ये वाला पॉइंट सही है, लोग विधानसभा के सदस्यों को मतलब विधायकों को चुनते अपने प्रतिनिधि के रूप में, ये बात सही है क्या नहीं, ये बता दो मुझे एक बार सच्ची सच्ची से पहले। ठीक है, ये सेकंड नंबर का सही है। तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप, जहां बी को फॉल्स बोला है ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ए को हम देखते हैं आगे में भी, जहां जहां बी को फॉल्स बोला है वहां आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी को एक ही जगह पे फॉल्स बोला है आप लोगों का, वो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा वाला, यहां देखिए ए को, सरकार के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए विधानसभा के सदस्य विधायकों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। बजट कहां पर में पास होता है, सरकार को जो भी पैसा खर्च करना है वो बजट पास कहां होता है, सरकार को पैसा कहां से मिलता है, सरकार जो भी राज्य सरकार है वो बजट लेकर आती है विधानसभा के अंदर में। जब विधानसभा से हर साल वो बजट पास होता है तब जाके सरकार को पैसा मिलता है। तो सरकार के अंदर में ही आता है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। ठीक है, जो आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग है, सरकार के अधीन ही आता है। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जो विधायक है, जो विधानसभा के सदस्य है, जो बजट पास करते हैं, उनका कंट्रोल होता है पीडब्ल्यूडी के ऊपर में भी। वही डिसाइड करते हैं कि भाई कितना बजट देना चाहिए करके। ओके, बजट पास कर रहे हैं तब मतलब उनका कंट्रोल है ना, उनकी अप्रूवल की जरूरत होती है ना, तभी तो जाकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग जो है उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, बजट पास होगा और सरकार को पैसा मिलेगा और सरकार के एक जो विभाग है उसको भी पैसा मिलेगा। तो यहां पर में हम अगर देखें कि वर्क डन बाय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डज नॉट नीड अप्रूवल ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गलत है। ठीक है भाई, अप्रूवल की जरूरत होती है। ओके, विधान सभा ही है जो आपके क्या करती है फ्रेंड्स, विधानसभा बेसिकली कंट्रोल रखती है सरकार को बजट के फॉर्म में, मतलब जो पैसा है सरकार के पास में वो विधानसभा से जब बजट पास होगा तभी तो मिलेगा। और वैसे ही केंद्र सरकार में भी होता है, संसद के पास में अधिकार होता है, संसद जो है वो बजट पास करने की जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है बजट पास करवाने की लोकसभा से। ठीक है, तो संसद के पास में एक कंट्रोल होता है बजट के रूप में, फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। तो यहां पर में आंसर होगा ए इज फॉल्स, ए को गलत मानो, जहां पर में भी ए गलत दिया वही वही आंसर होगा आपका। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आंसर हो गया, और एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ताजा ताजा क्वेश्चन। ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिकन दृष्टिकोण क्या के रूप में क्या जाना जाता है, आप लोगों को बताइए। कोस्टा रिका, देखिए कोस्टा रिका एक बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, तो कोस्टा रिका ने जो है क्या अप्रोच अपनाया है पब्लिक हेल्थ के मामले में। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स सभी के सभी बच्चे। कोस्टा रिकन अप्रोच। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर में कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में बात करें तो कोस्टा रिका ने क्या किया है अपने यहाँ पर में उन्होंने बोला कि हम सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, सेना नहीं रखेंगे, तो जो सेना नहीं रखेंगे तो वो पैसा बचेगा, तो वो पैसा कहां पर में खर्च करेंगे वो लोग, वो आर्मी को मेंटेन नहीं रखेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे, उनको किसी से लड़ना नहीं है ना, उनको लग रहा है कि कोई उन पर हमला करने वाला है, तो आर्मी नहीं रखेंगे। वो पैसा वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, मतलब कि हेल्थ के ऊपर में खर्च करेंगे, लोगों को अच्छा जीवन देंगे। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ जीवन रहेगा तो अच्छा जीवन रहेगा। तो कोस्टा रिका ने ये डिसाइड किया कि भाई वो अपने लिए
आर्मी नहीं रखेंगे। तो कोस्टा रिका का जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उन्होंने बोला, ठीक है, वैसे ये पूरे सेंट्रल अमेरिका के अंदर में सबसे हेल्दी कंट्री मानी जाती है, सबसे स्वस्थ कंट्री मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, डिसाइडेड नॉट टू हैव आर्मी, आर्मी हम लोग नहीं रखेंगे। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट जो है उनके पास में फिर पैसा बचता है, क्योंकि आर्मी के ऊपर में जो खर्चा करने वाले थे अब वो पैसा वो लोग हेल्थ के ऊपर में खर्चा करते हैं, एजुकेशन पे खर्च करते हैं, बाकी की जो चीजें हैं लोगों की बेसिक नीड्स है उन पे खर्चा करते हैं। तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है वो बेसिक सर्विस और एमिनिटीज, मतलब की जो बेसिक सुविधाएं है और जो सर्विसेज है वो अपने कोस्टा रिकन के लोगों को दे पाती है, कोस्टा रिकन लोगों को दे पाती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है पूरे दुनिया ने ये मॉडल अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? अगर दुनिया के अंदर में, ठीक है, थोड़ा सा डायलॉग्स और डिप्लोमेसी के थ्रू और बातचीत के थ्रू लोग आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, ठीक है, जो जो भी देश है पूरे दुनिया भर के, और बातचीत के जरिए जो है मुद्दे सुलझाए, तो वो पैसा मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, गरीबी रेखा के जो नीचे में लोग रह रहे हैं उनको उनके उत्थान के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो कोस्टा रिकन अप्रोच, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में कई बार, तो प्लीज याद रखना है, उन्होंने आर्मी नहीं रखने का निर्णय लिया, और वो आर्मी नहीं रखने से जो पैसा बचता है वो अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर और बेसिक सुविधाओं के ऊपर में खर्च करते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को ये पूरा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है आपका, डिजीजेस लाइक डायरिया, डिसेंट्री और कोलेरा, दस्त, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है अगर, ये बीमारियों को रोक सकते हैं अगर क्या किया जाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दस्त, पेशिस, हैजा जैसी बीमारियां जो है उनको रोका जा सकता है अगर बेहतर पेयजल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये पानी से फैलने वाली बीमारियां है, पानी से फैलने वाली बीमारियां है। तो आंसर इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिए आप, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन या फिर आप लोगों का स्वास्थ्य की डेफिनेशन है, इट मींस द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। अगर आप कोई भी बीमारी से फ्री हो, कोई आपको इंजरी या कोई चोट नहीं लगी है, मतलब आप क्या हो? हेल्दी हो। ठीक है, और कई सारी सिचुएशन होती है जो आपको हेल्दी रखने में मदद करती है, जैसे सही इन्वायरमेंट मिले आपको, सही पानी मिले आप लोगों को, ठीक है, एडुकेट खाना मिले आप लोगों को, ठीक है, फूड मिल जाए, मतलब एडुकेट खाना या फूड आपको मिल जाए तो आप हेल्दी रहोगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल वहीं पे दिया हुआ है कि जैसे डिजीजेस है, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सही पानी प्रोवाइड कर दे सरकार आपको। हर सिटीजन का ये अधिकार है कि उसको सही और साफ पानी मिले, साफ इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड वाटर या खराब पानी की वजह से ये सब बीमारियां होती है। तो ये बीमारियों को ही रोक दो ना डायरेक्टली, सही पानी देकर, साफ पानी देकर। ठीक है, तो जो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी के वजह से फैलते हैं, खराब खाने की वजह से पहुंच सकते हैं, हवा की वजह से पहुंच सकते हैं, ठीक है, या जैसे कोई छींकता है तो वो छींक से जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो आगे में फैलते हैं, तो उन ऐसे डिजीज को क्या बोला जाता है? ऐसे डिजीज को कम्युनिकेबल डिसीज या संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोगों को रोका जा सकता है अगर हम साफ पानी, साफ हवा, साफ भोजन, ठीक है, लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो संक्रामक डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज उनको बोलते हैं, संक्रामक रोग जो फैलते हैं। ठीक है, जो पहले से जन्म से ही आपके अंदर में कोई रोग है, या कोई मान लीजिए कि त्रुटि है, जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है वगैरह, तो कोजेनाइटल डिजीज या जन्मजात रोग बोला जाता है उनको। अगर आपके परिवार के अंदर में ही सबको ही वो डिजीज है, जैसे डायबिटीज वगैरह होता है, तो वो जेनेटिक हो जाता है कुछ के लोगों के अंदर में। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके हाथ जो है वो टूट गया पूरा, वो एक्वायर्ड डिजीज या उपर्जित रोग हो जाएगा वो। ठीक है, तो साफ पानी, साफ हवा, साफ वाटर जो है फ्रेंड्स, इसके जरिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है, संक्रामक रोगों को, कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोका जा सकता है। आज भी जो है फ्रेंड्स, आपको पॉलिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की जो आपकी पूरी की पूरी क्लासेस है, ये सारी की सारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सारा आप लोगों को मिलेगा। क्या आप सभी लोग तैयार हो? कल मैं आप लोगों के लिए इसका पूरा प्रॉपर लेकर भी आऊंगा एक बार। ठीक है, कि कैसे आपका जो है जिन बच्चों ने टॉप किया है,
ठीक है, उनके कितना स्कोर आ रहा है, सारी चीजें। तो आपने बार बार वो प्लेलिस्ट को पढ़ते रहना है, बार बार प्लेलिस्ट को जो है जाइए, उसको रिव्यू करिए, ठीक है, सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। तो पढ़ोगे आप लोग पूरा, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी। आज का पूरा सेशन अच्छे से देखिए, कल का भी देखिए, उससे पहले के 2 जो सेशन है उनको भी देखिए आप लोग पूरे। और आपको ये क्या मिलेगी टेस्ट, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर में आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज में जाकर वाईटी सीटेट या प्लेलिस्ट जो भी आपको लगता है वो सर्च कर लेंगे आप, डायरेक्टली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं करवाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। सब्सक्राइब कर लिया है, चलो बहुत बढ़िया। देखिए, चिकित्सा पर्यटक क्या होता है। आप घूमने जाते हो, कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे आप लोग, ठीक है, घूमने आप जा रहे हो तो वो होता है पर्यटन, है ना। अब ये जो टूरिज्म आप करते हो घूमने के लिए, अपने जो है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाने के लिए, थोड़ा सा अलगपन फील करने के लिए, नई नई चीजें देखने के लिए आप जाते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इलाज करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, एक देश से दूसरे जगह दूसरे देश में गए, तो उन लोगों को चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। तो हमारे भारत के अंदर में आसपास के देश से कई सारे लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ऐसे वो सभी विदेशी लोग, ऐसे सभी विदेशी लोग या फॉरेनर्स, ये शब्द पे वो ध्यान रखिए आप लोग, फॉरेनर जो अब हमारे देश में विशेष रूप से किस वजह से आए हैं, इलाज करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे देश के अस्पतालों में चिकित्सा उपचार, ठीक है, विश्व स्तर की सुविधाएं उनको मिल जाती है, अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, और वो भी कम लागत पर, उनके देश के मुकाबले में कम पैसे में, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हमारे देश में आते हैं और यहाँ पर में आकर इलाज कराते हैं, क्योंकि जो पैसा उनको वहां पर में देना है उससे भी कम भुगतान करने में भारत के अंदर में उनको जो है वो इलाज मिल जाता है। तो ऐसे सभी विदेशी जो इलाज कराने के लिए, चिकित्सा के लिए भारत में आए हैं, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, चिकित्सा पर्यटक बोला जाता है। ये याद रखना था आप लोगों ने। अब यहां पर मैं एक चीज आप समझिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपको बता रहा हूं। यहां पर में एक शब्द है विदेशी या फॉरेनर। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत का ही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर इलाज करा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो क्या हम उसको चिकित्सा पर्यटक बोलेंगे क्या। हमारे ही देश का नागरिक है तो क्या हम उसको चिकित्सा पर्यटक बोलेंगे, नहीं। वो चिकित्सा पर्यटक कौन होगा, जो विदेशी नागरिक हो, जो हमारे देश के अंदर में आया है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, एक पॉइंट जल्दी से बता दीजिए, क्या ये समझ में आया आप लोगों को। अगर हाँ तो जल्दी से यस टाइप करके बता देंगे मुझे, ठीक है। हटा करिए एक बार प्लीज, रहेगा ओके। चलिए, अब इसी के ऊपर में एक जो है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करिए, एक बार देखिए, पूरा का पूरा पढ़िए आप लोग, ठीक है, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं, जहां अपने देश की तुलना में उन्हें कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताइए कि क्या हमारे ही देश के जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, माइग्रेंट्स, जो इंडिया के ही है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर में जा रहे हैं लो कॉस्ट हॉस्पिटल की सुविधा लेने के लिए, क्या उनको फॉरेस्ट टूरिज्म बोले, फॉरेस्ट टूरिस्ट बोलेंगे हम लोग, या फॉरेन टूरिज्म टूरिस्ट, या फिर मेडिकल टूरिस्ट बोलेंगे, नहीं भाई। अपने ही देश के अंदर में हमारी मर्जी, हम हमारे देश के अंदर में कहीं पे भी जाकर जो है वो कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। मानते हो इस चीज को, ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का, ये जो बी है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, बी गलत जहां पर में भी हो जाएगा, ठीक है, वहां पर में वो आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन, ये एक कंसेप्ट है पूरा का पूरा आप लोगों का, ठीक है, हाई लेवल कंसेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक कदम और आगे बढ़ चुके हो अपने सफलता की तरफ में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर में सेकंड वाले को हमने क्यों एलिमिनेट किया, एक बार अगर हो सके तो आप लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे,
ये जो बी है इसको एलिमिनेट क्यों किया, ताकि आप एक बार जब समझाओगे ना कमेंट के अंदर में, तो आपको आपकी वो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ चुकी होगी। ठीक है। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है? विपक्ष, ठीक है, बताओ। देखिए अगर हम लोग यहां पर मैं बात करेंगे फ्रेंड्स के अपोजिशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी सरकार की। अब विपक्ष कौन होता है? सबसे पहली चीज तो ये समझना है, जब चुनाव होते हैं तो क्या सारी सीटें एक ही पार्टी जीत जाती है क्या? नहीं ना। ठीक है, एक पार्टी होती है जिसको ज्यादा सीटें मिलती है, ज्यादा सीटें मिलती है वो सरकार बना लेती है, सरकार बना लेती है जिसके पास में ज्यादा विधायक होते हैं। जिसके पास में विधायक कम होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं, विपक्ष मतलब अपोजिशन में, वो सरकार नहीं बनाते। जैसे अभी केंद्र के अंदर में बात करूं तो बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है, कोलिशन, देखो अच्छा यहां पर मैं एक कंसेप्ट और आपको क्लियर कर देता हूं मैं। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, जैसे आज के समय में अगर मैं बात करूं, आज क्या बीजेपी के पास में, जो केंद्र सरकार में बीजेपी है, क्या उसके पास में बहुमत है, मेजोरिटी है? नहीं है। पहले 2 बार में थी उनके पास में मेजोरिटी, अभी तीसरे वाले टर्म में उनके पास मेजोरिटी नहीं है। हमारे देश में सरकार, केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो 272 सीट चाहिए होती है, 272। लिख लो सभी लोग, कितनी सीट चाहिए होती है लोकसभा में? 272, 272। बीजेपी के पास में जब चुनाव हुए थे उस समय की बात करो, अभी तो चलो 1-2 बढ़ गई, लेकिन 240 सीटें थी बहुमत से, ठीक है, कम है, 32 सीटें कम थी बहुमत से। तो अब क्या हुआ, वहां पर में बनी गठबंधन की सरकार। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और कई पार्टी, एक से अधिक पार्टी साथ में आती है पावर शेयरिंग के लिए, सत्ता में साझेदारी के लिए और सरकार बनाती है, ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी एक साथ आती है और सरकार में, सत्ता में साझेदारी करती है, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार बोला जाता है। ऐसे ही राज्यों में भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार की बात कर ले हम, बिहार में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में बहुमत नहीं है, वहां पर में बीजेपी, जेडीयू और छोटी छोटी और पार्टीज है, उन्होंने मिलकर जो है कोलिशन बनाया है, अपना गठबंधन बनाया हुआ है, और वो गठबंधन की सरकार चल रही है। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो, आप लोग मुझे बताइए कि क्या वहां पर में गठबंधन की सरकार है या डायरेक्ट किसी की सरकार है? अभी तमिलनाडु के अंदर में इलेक्शन हुए, वहां पर में गठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को नहीं मिला था। विजय थलापति जब वहां मुख्यमंत्री बने तो उनको कांग्रेस और बाकी और जो छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने समर्थन दिया, तो गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, यूपी के अंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हाँ, बाकी उन्होंने और भी साथियों को रखा है अपने साथ में, लेकिन वहां पर में पूर्ण बहुमत की, असम के अंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है, बीजेपी को पूरा है वहां पर में। तो ये क्या करती है, सरकार की नीतियों की, कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करती है। ऐसा नहीं कि हर बात में सरकार को जो है बुरा भरा बोलो। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर सरकार कुछ काम गलत कर रही है तो सरकार की आलोचना करना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। आजकल हमारे देश के अंदर में क्या होता है, मीडिया जो है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में, राज्य में या किसी में भी, मीडिया की जिम्मेदारी क्या बनती है, चाहे छात्रों का आंदोलन जो है वहां केंद्र में हो रहा हो जंतर मंतर पे, या फिर झारखंड के अंदर में हो रहा हो, दोनों जगह पे जो भी विपक्ष में है, अगर सरकार आवाज उठा रहा है सरकार के खिलाफ, तो उसको कवरेज दी जाए। क्योंकि विपक्ष का काम ही ये है कि अगर सरकार कोई भी गलत काम कर रही है या गलत रास्ते पे जा रही है, उसको सही रास्ते पे लाना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना जरूरी है वहां पर में। ठीक है, रचनात्मक आलोचना करना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना जरूरी है, और वहां पर में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करता रह जाएगा, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचेगी वो बात, तो फिर सरकार नहीं सुनती। इसीलिए यहाँ पर में हमारे मीडिया का भी रोल अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये समझ में आया कि ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका 2023 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार इसकी रिवाइज कर लेना। मैं आप लोगों के लिए थोड़े समय के अंदर में, थोड़े दिनों के बाद में, जब हमारा ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पेडागोजी का पूरा कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसके अंदर में हम हर जो पेपर होते हैं ना, अलग अलग जो पेपर्स हुए हैं, उनके आधार पर, ठीक है, उनके आधार पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। उसके अंदर में भी मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? अभी अच्छे से समझ लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आएंगे वैसे वैसे आप लोगों ने करते जाना। ठीक है जी, चलिए साइड हो गया, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा।
अगर सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आपके तरफ से रहेगा उतना ज्यादा मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा देखना है आप लोगों ने ध्यान से। देखिए भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान बनाना था ना हमें, तो संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, तो इसको लगभग लगभग कितना साल बोल सकते हैं हम, 3 साल बोल सकते हैं। ठीक है, 3 इयर्स, अगर और 12 दिन हो जाते तो 3 साल कंप्लीट हो जाते। तो फाइनली फ्रेंड्स नवंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस दिन हमने हमारे संविधान को अपनाया था, अपना लिया कि भाई बनकर तैयार हो गया, अब इसको लागू करना बचा है बस। थोड़े दिन के बाद में हमने 26 जनवरी को इसको लागू किया, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था, मतलब इंप्लीमेंट किया इसको। तो बनाना और इंप्लीमेंट करने के अंदर में या लागू करने में फर्क क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं इसका, कि मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर जिस दिन बनकर तैयार हो गया, सारी पेंटिंग वेंटिंग हो गई, क्या अब उसी दिन जो है अपने दूसरे घर से जो है वो सामान वामान पैक करके वहां पर में जाके शिफ्ट हो जाते हो क्या, नहीं। जिस दिन बनकर तैयार हो गया उसको समझ लीजिए आपने अपना लिया, आपने अडॉप्ट कर लिया। जिस दिन आप सच में वहां रहने गए उस दिन से मान लीजिए आपने उसको लागू किया। ये एग्जांपल एनालॉजी के तौर पर आप लोग समझ सकते हो। ओके, एनालॉजी के तौर पर अगर आप लोग यहां पर में देखोगे इसको तो ओके। तो अपनाया कब गया था, तो जो बच्चे ए आंसर लगा रहे हैं उन लोगों का गलत है। अगर लागू कब किया गया ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, ठीक है, लागू कब किया जाए गया था ये पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है, 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अपनाया कब गया था, तो अपनाया गया वाले इसके अंदर में आप लोगों ने फ्रेंड्स आंसर लगाना है 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन एक्चुअल 30 जनवरी 2023 की शिफ्ट में आया आपको क्वेश्चन। समझ गए आप लोग, अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके एक बार बता दो मुझे, समझ गए, ठीक है, गुड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे साथ साथ में आप लोग जो है फ्रेंड्स ज्ञान का निर्माण खुद से करोगे, मतलब मेरे साथ साथ में रिपीट करोगे, सारी चीजें एकदम अच्छे से आपको बता देता हूं। तो पहली बैठक संसद की कब हुई थी, संविधान की बैठक, संविधान सभा की, संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा जो है बनाकर अंग्रेजों ने दी थी हमें। हमारी मांग पहले से थी, अभी उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक हमारे संविधान सभा के 299 लोगों ने, लगभग कितने हो गए ये लोग, 300। तो अगर लगभग बोला जाए अप्रोक्सीमेटली 300 लोग थे, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन टू बी स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो 299 लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना लिया, संविधान बनकर तैयार हो गया। हमारी प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, ठीक है। 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, फिर 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया, इंप्लीमेंट किया। इसके पीछे भी एक इतिहास है, वो मैं आप लोगों को हिस्ट्री वाली क्लास में बताऊंगा कि क्यों 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। क्योंकि 26 जनवरी को इससे पहले, इससे 20 साल पहले मतलब 1930 में हमने प्रतीकात्मक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर हमने आजादी का दिन मनाया था। उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी है मेरे पास में हिस्ट्री के अंदर में उसका, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्यों 26 जनवरी चुनी हमने वो भी आपको अच्छे से एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मतलब 2 बार हो गया आपको 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रतीकात्मक तौर पर पूर्ण स्वराज दिवस या आजादी का दिन हमने मनाया था 1930 में। तो उस दिन की याद में हमने 26 जनवरी को चुना, ठीक है। तो हमारे भारत की प्रियम्बल के अंदर में भी आप देखोगे तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यहाँ पर में लिखा हुआ है कि अपनाया कब था। और लागू कब किया था ये क्वेश्चन भाई फिर से आया, लागू वाला भी क्वेश्चन आ गया। 21 जनवरी 2022 को क्वेश्चन आया लागू वाला, अब अपनाया वाला नहीं आया, अब यहां लागू वाला आया क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, एग्जाम का क्वेश्चन है। थैंक यू निशा जी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 49 में तो अपनाया गया था। ध्यान से समझिएगा आप लोग, अपनाया, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को अक्सर। तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर कौन सा, 1949, 49 अपनाया गया।
अपनाया या अडॉप्ट किया गया, अपनाया। लेकिन अगर आपसे 26 जनवरी बोला जाए, 26 जनवरी, तो ये क्या होगा, 1950 होगा। ठीक है, क्योंकि साल चेंज हो गया ना, ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ठीक है, तो लागू। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको समझ में आने लगा होगा और ये कंसेप्ट, ये अंडरस्टैंडिंग अब आपकी जनरेट हो गई होगी। और एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है डायरेक्टली। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया, मतलब इंप्लीमेंट हुआ, लागू किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। करेक्ट क्या है? 1934 में, 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा मतलब क्या? ये उन लोगों का ग्रुप जो संविधान बना रहा था। ये यहां पर मैं, आप देखिए, ठीक है, पहले ये पढ़ा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, संविधान सभा ने दिसंबर 1946, ठीक, से नवंबर 1949 के बीच में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया, मतलब संविधान बनाया। ठीक है, नवंबर 1949 तक, आपको पता है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो अब यहां पर मैं, आप लोग देखिए, ये संविधान सभा है। ठीक है, ये संविधान सभा में लोग बैठे हुए हैं। तो संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है, वैसे बनी थी संविधान सभा दिसंबर 1946 के अंदर में, इसकी पहली बैठक हुई। लेकिन हम मांग कब से कर रहे हैं इसकी? ठीक है, मांग कब से कर रहे थे इसकी? 1934 से। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो 1934 में, 1934 के अंदर में संविधान सभा की मांग जो है कांग्रेस ने की थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है पॉलिटी की, वो उसके अंदर में अलग 1935 दिया हुआ है, लेकिन हम तो एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे भाई। ठीक है, इस केस में वर्ल्ड वॉर टू जो है स्टार्ट हुआ, जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो संविधान सभा की गठन की मांग वापस से दोहराई गई। वर्ल्ड वॉर टू में पहली बार मांग की गई 1934 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें फिर से हमने मांग की। और फाइनली संविधान सभा जो है कब बनकर तैयार हुई और पहली बैठक उसकी कब हुई? दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ncrt.nic.in का डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है, 1934 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, ठीक है, एक आध बच्चा होगा जो कभी, अगर उसने कभी लक्ष्मीकांत पढ़ी हो तो उसमें 1935 दिया, लेकिन भाई तुमने जितनी पढ़ी है उससे ज्यादा बार मैंने उसको पढ़ा है और उससे ज्यादा बुक्स पढ़ी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। 1934 के अंदर में यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की वेबसाइट के साथ में डायरेक्टली दिखा दिया तुमको, तो समझ जाना कि भाई क्वेश्चन में आंसर तो हमें इसी के हिसाब से लगाना है। इसीलिए पहले वाले को हम सही मानेंगे एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में की थी, और दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मतलब प्रारूप मतलब मसौदा, ड्राफ्ट तैयार किया गया, पूरा लिखा गया उसमें कि क्या क्या हमें कानून बनाने हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन यहां पर में देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा की पहली मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऐसा बोल रहा है। संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इनमें से कौन सा वाला कथन सही है? जो बच्चे सी आंसर लगा रहे वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 11 दिसंबर था या 9 दिसंबर था वो? तो 9 दिसंबर को लगा था, 9th ऑफ दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। ठीक है, और संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल लगे, लगभग 3 साल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। तो केवल दूसरा वाला सही है यहां पर में, बी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर मैं। अब हर एक बच्चे का पूरा अटेंशन मेरे तरफ में रहेगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, पूरा का पूरा अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रहा हूं अब आपको। देखिए, संविधान सभा जब बैठी, ठीक है, संविधान सभा, तो ये संविधान सभा जब बैठी, यहां पर में सब लोग पता चले आपस में बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा फसाद कर रहे हैं या हो हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियां यहाँ पर में बैठी हुई है, वो बात करी, तूने देखा कि कल अनुराग और प्रेरणा के बीच में फिर से झगड़ा हो गया मिस्टर बजाज की वजह से। ठीक है, और कुछ यहाँ पर में लड़के बात कर रहे हैं, यार क्रिकेट के अंदर में, आईपीएल के अंदर में क्या हो गया। हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, उस समय नहीं था ये सब, लेकिन जस्ट समझेंगे। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यहाँ पर मैं बैठ के जो सबको बोले भाई चुप बैठो करके, सब लोग शांति बनाए रखो। ठीक है, कोई ना कोई तो होना चाहिए अध्यक्षता करने के लिए।
तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा, पूरी संविधान सभा, पूरे जो 299 लोग थे, लगभग 300 लोग, उनको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये इनका चुनाव हुआ था 11 दिसंबर को, मतलब कि पहली बैठक के 2 दिन बाद। तो पहले दिन जब बैठक हुई तो उस दिन कौन बैठा था इस चेयर पे, क्योंकि पहले दिन भी तो हैंडल करना है ना सबको। तो पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे उस चेयर पे। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस संविधान सभा में, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इसी वजह से उनको टेम्पररी अध्यक्ष या फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया केवल 2 दिन के लिए। ठीक है, कि भाई जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, बाकी लोगों को शपथ दिलानी है, ओथ दिलानी है, ठीक है, कि वो हम अच्छे से काम करेंगे वगैरह वगैरह, और नए अध्यक्ष का चुनाव भी करवाना है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले या टेम्पररी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। उसके 2 दिन बाद परमानेंट अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो अगर आपसे संविधान सभा का अध्यक्ष बोला जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष, तो आप लोगों ने निर्विवाद रूप से राजेंद्र प्रसाद आंसर लगाना है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट थी संविधान सभा में। संविधान सभा में कई सारी कमेटी बनाई गई थी क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे हटागरे साहब आए थे कि सर एक और लेक्चर लगेगा हमको करने के लिए, सर कैसे होगा। अब उनको मैंने समझाया कि सर बहुत ज्यादा सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी तो इतनी सारी चीजें, और मेरे को हर एक क्वेश्चन कराना है ताकि 60 में से 60 बच्चों के आ जाए। ठीक है, एक एक चीज पढ़ानी है, मैं आपको 60 में से 60 का पूरा पढ़ाऊ ना। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही काम बहुत सारा था, तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी कमेटीज में बांट दिया इसको। तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर एक कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे, जिस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली कमेटी, वैसे तो कमेटी 20 से ज्यादा थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको मसौदा समिति बोला जाता है। मसौदा समिति। अब ये मसौदा समिति या जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, प्रारूप कमेटी भी इसको बोलते हैं, प्रारूप। संविधान में जो जो भी ये लोग डिसाइड करके बनाते जा रहे हैं, पहले क्या रखना है, बाद में क्या रखना है, बीच में क्या रखना है, पहले आर्टिकल में क्या रहेगा, दूसरे आर्टिकल में किसको रखना है, बना तो लिया संविधान, लेकिन उसको अरेंज भी तो करना है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक है, अब ये जब ये बुक पूरी हमने बनाई, ठीक है, तो इसमें पहले क्या रखना है, दूसरे नंबर पे क्या रखना है, सबसे आखिरी में क्या रखना है, पहले कौन सी चीज होनी चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा मसौदा भी, ड्राफ्ट भी तो करना होता है ना इसको, कि पहले कौन सी चीज रखनी है जिससे आसानी से बच्चों को समझ में आए। वैसे ही संविधान के अंदर में भी हम लोगों ने पहले कौन सी चीज रखनी है, बाद में कौन सी चीज रखनी है, जिससे मतलब जो है वो सही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट काम था। तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जो पूरा का पूरा यहाँ से मैनेज कर रहे थे। और संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसमें केवल 7 ही लोग थे डॉक्टर आम्बेडकर को मिलाकर। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब इस पर मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बोला है, पूरा असेंबली का। तो पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। यहाँ संविधान सभा भारत की, ये यहाँ पर मैं संविधान सभा, ये कट गया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं होना चाहिए संविधान सभा। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ बी आर आम्बेडकर नहीं लगाना है आप लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद जी लगाना है। ठीक है, अब अगर कोई और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि भाई भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये दिसंबर 2018 में तो आया ही आया, साथ ही साथ 30/1/2023 को भी ये क्वेश्चन आया। संविधान सभा के बोला गया यहाँ पर में, संविधान सभा के अध्यक्ष। फिर से ध्यान रखिएगा, आगे मैं और बताऊंगा आपको क्वेश्चन में कि इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संविधान सभा का बोला जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, संविधान सभा के। लेकिन अगर आप लोगों से फ्रेंड्स यहां पर मैं क्वेश्चन में ये आता, और ये क्वेश्चन है टीम, प्लीज मैं चाहूंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाला क्वेश्चन लगा दिया जाए जल्दी से, 2018 में ही आया था वो भी क्वेश्चन। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के। अगर मसौदा समिति हो वहां पर मैं स्पेसिफिकली लिखा तो, या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप कमेटी लिखा हुआ हो तो। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा की बैठक कहां पर में हुई थी, या बैठकें कहां कहां पर में आयोजित हुई थी? क्या क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर भाई साहब। भाई संविधान सभा की बैठक आज जो हमारा पुराना वाला जो संसद भवन है ना, जिसको संविधान भवन, संविधान भवन अब नाम दे दिया गया है, वहां पर भी हुई थी, दिल्ली के अंदर में।
तो केवल दिल्ली में ही हुई थी इसकी बैठक, नई दिल्ली के अंदर में। कलकत्ता वगैरह कहीं पे नहीं हुई, एक ही जगह थी भारत के अंदर में, दिल्ली में ही इसकी बैठक हुई थी पूरी की पूरी। 2 साल 11 महीने 18 दिन या 3 साल जो बैठे वो पूरा वहीं पे दिल्ली में ही बैठे थे, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर में। ओके, तो एक ही है बस, ओनली वन। और एग्जाम का क्वेश्चन आ गया ये, एग्जामिनर ये चेक करना चाहता था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं आपकी। तो वो जो संसद भवन था हमारा पुराना वाला, अब तो चलो नई संसद की बिल्डिंग बन गई, लेकिन जो पुराना वाला संसद भवन था उसके सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती थी, और वहीं पे बैठकर वो संविधान बनाया गया पूरा। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहां पर में बैठकें आयोजित की गई थी, तो दिल्ली के अंदर में, नई दिल्ली के अंदर में संसद भवन जो पुराना वाला था हमारा, उसमें। ठीक है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1, सिंपल। ठीक है, और एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में कौन सा वाला सही नहीं है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। संविधान सभा में अनेक सदस्य ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय, ऐसा नहीं था कि संविधान सभा में सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग जो है विचारधारा के लोग थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा से लेकर हर अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व इसके अंदर में था। ठीक है, तो कई सारे सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के नहीं थे। हाँ, ज्यादातर लोग कांग्रेस के थे, लेकिन कई सारे ऐसे भी थे जो कांग्रेस के नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही है आपका, कौन सा वाला सही नहीं है ये बोला है ना, तो इधर लिख देते हैं इसको। ठीक है, संविधान सभा में विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व था। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग सामाजिक समूह समुदाय के लोग थे, उसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोग, ठीक है, इवन महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी था, 15 महिलाएं थी उसके अंदर में, 299 में से 15 महिलाएं थी उसमें। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सिखों का, हिंदुओं का, मुस्लिम्स का, ठीक है, पारसी, सारे धर्मों के प्रतिनिधित्व और अलग अलग जो समाज है उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखा गया था कि भाई सभी लोगों का जो है प्रतिनिधित्व हो, ताकि सभी लोगों की बात संविधान के अंदर में रखी जा सके। संविधान सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास रखते थे। कोई सेक्युलरिज्म में विश्वास रखता था, कोई बोलता था कि भाई धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक विशेष धर्म के लिए होना चाहिए देश, किसी का मानना था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, किसी का मानना था कि रिजर्वेशन होना चाहिए, अलग अलग विचारधारा वाले लोग थे। संविधान सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये गलत है। संविधान सभा के अंदर में कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं भी थी, तो केवल पुरुष थे ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ महिलाएं भी थी उसके अंदर में, तो कौन सा वाला गलत है या सही नहीं है बोला है आप लोगों से, तो डी आंसर होगा। इतना हाई लेवल क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बता दीजिए, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, और एक चीज आप लोगों के लिए मैं फिर से बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सेशन को लाइक कर देना है, और जो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में फ्री प्लेलिस्ट बेस्ड टेस्ट आपको मिल रही है, उसको आप लोगों ने देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग दे सकते हो टेस्ट देनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग थे वो कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 सदस्य थे इसके अंदर में। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि अलग अलग और भी पार्टीज थी, और भी लोग थे, उनको भी दिया गया था। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, एसएसटी के अंदर में पूछा गया, प्रांतीय स्वायत्तता ये क्या चीज है, ये समझिए आप लोग। प्रांतीय स्वायत्तता, हमारे भारत के अंदर में उस समय में अलग अलग प्रांत थे। जैसे आप अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हो ना, वैसे उस समय में राज्य को प्रांत बोला जाता था। ये यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज आप उत्तर प्रदेश बोलते हो, ये बिहार था, यहाँ उड़ीसा था, ठीक है, यहाँ बंगाल था, पूर्वी बंगाल, असम, ये इस तरीके से अलग अलग प्रांत थे। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता, वैसे ये बंगाल पहले पूरा, जो आज का पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बोलते हैं, पूरा बंगाल एक ही था पहले उस समय में। ठीक है, बाद में पूर्वी बंगाल को अलग करके फिर पाकिस्तान बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, उड़ीसा, अलग अलग प्रांत थे। तो प्रांत को थोड़ी बहुत आजादी दे दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता जिसको बोला जाता है, प्रांतीय स्वायत्तता। तो सरकार ने 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव कराने की घोषणा की। ठीक है, इसी कड़ी में प्रांतीय स्वायत्तता देने के लिए उनको ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब कि भाई राज्य के अंदर में सरकारें अपना कानून खुद से बना सकती है। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है, कांग्रेस ने 7 में सरकार बनाई, 11 में से 7 के अंदर में कांग्रेस की सरकारें बनी। ठीक है, तो 7 के अंदर में जो है 11 प्रांत थे उस समय में। आज हमारे भारत के अंदर में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज है, जल्दी से बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज है, कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज है? 28 राज्य है, उस समय में 11 ही प्रांत थे, 11 प्रांत।
ठीक है, तो 11 में से 7 के अंदर में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ओके, वैसे बाद में फिर बिहार में भी सरकार बन गई तो 8 हो गया था, एक मतलब कुछ महीनों के बाद में। लेकिन स्टार्टिंग के चुनाव के परिणाम के बाद बोला है ना, तो चुनाव के परिणाम के बाद में 7 में अपनी सरकार बनाई थी, 8वें में उन्होंने बाद में बनाई बिहार में, जबकि उनको मेजोरिटी मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाई नहीं थी स्टार्टिंग में। ठीक है, मोहम्मद यूनुस करके एक दूसरे नंबर की जो पार्टी थी जिसको कांग्रेस के बाद में मिली थी सर सीट, उनको वहां का प्रीमियर बना दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने बनाने से मना कर दिया था वहां पर में। चलिए, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो इसीलिए 7 और 8 वाले में कंफ्यूज मत होना। पहले स्टार्टिंग के अंदर में जब चुनाव परिणाम आए तो 7 में ही सरकार बनाई थी 7 राज्यों में, 8वें में बाद में बनाई, तो टोटल मिलाकर फिर 8 हो गए थे बाद में। तो उसका भी जब आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों में से जो भी बच्चे सुपर टेट के लिए या टीआरई के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो आप जुड़ सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं। अभी फिलहाल में तो आपने 7 ही याद रखना है सी टेट के लिए, 11 में से 7 में सरकारें बनाई थी। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन 29 जनवरी 2023 का। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में, एक बच्चे को भी अगर आप शेयर कर सकते हो तो ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी इस सेशन के अंदर में, और आगे में और भी जो मैं सेशंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ उसके लिए। तो आप सभी लोग जितनी जगह पे शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, और पूरा सेशन अच्छे से देखना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग वो टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आज आप लोगों की पॉलिटी की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये आज का जो पार्ट 4 था, इनकी क्लास की टेस्ट है। तो क्या आज आप जो है टेस्ट देने वाले हो अच्छे से? जैसे आज मैंने आपको रिजल्ट दिखाया टॉप 10 लोगों का, वैसे कल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है सर, हम 5 जगह शेयर कर दिए, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने शेयर कर दिए वो लोग बताते रहेंगे, और 1500 लाइक से केवल 10 लाइक्स हम लोग दूर है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए केवल टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोग। ओके, सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या, एक बार चेक कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सब पूरा 100% फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज में, नीचे में नंबर चल रहा है उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। नाउ अब आप देखिए आप लोगों को फ्री कोर्स में कैसे जुड़ोगे। आप लोग ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड में जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में वाईटी सीटेट सर्च कर लेना, ये प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, इसमें जाना और पूरा आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर में मिल जाएगी। ठीक है सर, फ्री टेस्ट कहाँ मिलता है? अभी वही बताया मैंने, एक बार थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाकर वापस से देख लोगे ना वीडियो, तो मैं आपको बताया कि एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, उसमें फ्री में ही बिल्कुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज में जाओगे, वाईटी सीटेट सर्च करोगे, इस पर क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन हो जाएंगे आप इसमें। ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के, लेकिन यहाँ पर में 4 बज गए फिर से और अभी भी बहुत सारे बचे हुए। तो कल हम लोग कोशिश करते हैं कि कल इसको बिल्कुल पूरा का पूरा फिनिश ही कर ले हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं समय एक्स्ट्रा ले लूंगा, 4 से 5 वाला भी समय मैं अपने लिए रख लूंगा यहाँ पर मैं आपके सिविक्स के लिए, और कल हम कोशिश करते हैं कि इसको पूरा का पूरा ही खत्म कर दे। ठीक है, और कल मैं आप लोगों की टेस्ट भी यहाँ पर में ही ले लूंगा, आधा घंटा ऐसा करेंगे कि 1 2 3 4 5 वाली टेस्ट जो है वो लाइव ही ले ले हम लोग लास्ट में, जो बच्चा पूरा देखेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किताब कब मिलेंगी सर अमेजोन से? आप वहां देख लीजिएगा, वहां पर मैं आपको दिख रहा होगा ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, वहां देख लेंगे आप लोग, मिल जाएगी आपको वहां से। और आप अपने आसपास वाले जो बुक स्टोर है वहां से भी आप लोग पता कर सकते हो, वहां पर में भी उनको बोलिएगा, या फिर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। ठीक है, 7 बजे सीडीपी होती है सर? अच्छा हाँ यार, सीडीपी की क्लास होती है आप लोगों की। अच्छा काम करते हैं, इसको 6 बजे कर देंगे अपन लोग। ठीक है, टेस्ट को आप बाद में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको 7 बजे ही देनी है, 7 बजे से अवेलेबल हो जाती है, आप 7 बजे के बाद में भी दे सकते हो। ठीक है सर, आपके पढ़ाने से याद हो जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी, ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और 7 बजे सीडीपी की जो क्लास होती है उसको जरूर देखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।